डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आप सबको पता है, डेली बाइट्स एक 4 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है जहां पर CUET के जो अलग अलग पेपर कोड हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ कुछ बातें ध्यान रखेंगे पेपर में जाने से पहले, कुछ कुछ वो लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने माइंड में रखेंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि लास्ट मोमेंट वाले टिप्स भी जो होते हैं वो 1 मिनट पहले नहीं लेना होता है। उसके लिए भी 15-20 दिन पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना उसको आदत में डालना पड़ता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे तरफ आती हैं, हमको फेल होने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। कुछ मत करिए, बाय डिफ़ॉल्ट फेल हो जाओगे। ठीक है, जीवन में गिरने के लिए कुछ बहुत करना नहीं होता है। कहीं भी कभी भी किसी मसले में तुम गिर सकते हो। जीवन में कभी भी हवाई उड़ान भरने के लिए, कोई भी ऊंचा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए आपको हमेशा सोचना होगा कि कैसे क्या करना है। तो जीवन में कुछ भी निगेटिव करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना होता, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो जाती हैं। सेम गोज फॉर प्रिपरेशन को भी लेकर। कोई बातें अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ अपने लाइफ में अडाप्ट करिए, तो देखो यार वो सक्सेसिव वे में ना खुद को ढालना पड़ेगा। जैसे मैं भी काम करता हूँ ना, तो मुझे भी काम करने का मन नहीं करता है। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह में रहे हैं, मैं उन लोगों को ओपनली ये बात शेयर करता हूँ कि यार देखो यार भाई, मेरे को भी ऐसा नहीं है कि काम करने का मन नहीं करता है। लोग कहते हैं एट टाइम्स कि गोल्स को लेकर बहुत क्लियर रहिए, बहुत फोकस्ड रहो, जिंदगी में ये क्लियर रहना चाहिए क्या करना चाहिए। बेटा एक बार तुम सोच लो कि क्या चीज करना है, फिर उसको टारगेट बनाओ और एकदम लक्ष्य को लेकर लग जाओ। यार लोग कह रहे हैं कि वो करो जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है। अरे भाई, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा। मेरा मन टाइम पास करने में, टाइम वेस्ट करने में लग रहा है। मैं फर्स्ट क्लास घंटा भर बैठे बैठे काट सकता हूँ बिना किसी दिक्कत परेशानी के। 4 आइटम बस मुझे खाने के लिए लाते रहिए, कुछ बेसिक चीज़ें मेरे को बस अवेलेबल कराते रहिए, वो सारी चीज़ों से मेरा काम हो जाता है। मुझे बस इंटरटेनमेंट मिलता रहे, खाने पीने के लिए बस मिलता रहे, तो मेरा काम मन तो उसमें लग रहा है। तो अब क्या वही करें? तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको कुछ भी अपने आप को अच्छा करने के लिए आपको अपने आप को उस मोल्ड में ढालना पड़ेगा। कुछ लोग जरूर एक्सेप्शन होते हैं कि भाई उनका पढ़ने में बहुत मन लग रहा है, वो पढ़ने में बहुत टॉपर टाइप के हैं। तो ऐसे अपवाद वाले लोगों को अपवाद की ही परिस्थिति में रखिए। बाकी के सभी परिस्थिति में आपको हमेशा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को भी लेकर है। जिन बातों पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उन बातों पर आपको ना फुर्सत में समय देकर अपने आप को मेंटली कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे यही स्ट्रेटजी ऑप्ट करना है पेपर में, और उसमें उसके बाद आप अपना वैल्यू ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे निगेटिव मार्किंग पर कोई बात कहता हूं, तो आप उसमें अपनी फीलिंग मत घुसाओ। आप उसको लिटरली देखो कि सर क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं निगेटिव मार्किंग पर, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं वो कोई एब्सोल्यूट बातें नहीं है, वो कोई ऐसी बातें नहीं है जिन बातों पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशन का स्कोप ओपन रहता है। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये कि आप उसमें चिंता करने के बजाय चिंतन करेंगे तो कहीं आप ये महसूस करेंगे कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और परफॉर्मेंस आप अपना देख रहे हैं। तो डेली बाइट्स इसी CUET के पेपर को लेकर 4 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है। 1 मार्च को हम लोग CUQP 04 यानी कि आज का ये जो सेशन है, कहीं ना तो कहीं हम इसमें पूरा फोकस हमारा BEd सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पे रहेगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट ऐसा है जो किसी और सब्जेक्ट का है तो मैं सेशन के एंड में उनसे बात कर लूँगा। कल जैसा कि शेड्यूल आप लोगों को ग्रुप में डाला गया है, मोस्ट प्रोबेबली कल शायद CUQP 05 का है, उसके बाद CUQP 06 और 7 का है 3 मार्च को, एंड CUQP 03 का है 4 मार्च को। तो हर दिन शाम को 4 PM पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर वो लिंक आ जाएगा इस सेशन को ज्वाइन करने का। कोई भी सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है तो इस वेबिनार मीट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। वो डेली बाइट्स का BEd एंट्रेंस एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना दिया गया है भाई, बहुत सारे लोग टेलीग्राम वगैरह में नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को वेबिनार मीट में कैसे जुड़ना है ये नहीं समझ में आता है कि अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भेजें तो कैसे उनको ऐड किया जाए। तो आपके लिए बहुत आसान करने के लिए मैंने बहुत हाई लेवल का रिस्क ले लिया है कि एक ओपन ग्रुप है, डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाता है कि आप क्लिक करके ज्वाइन कर लो। तो अब होता क्या है कि 10 अच्छे लोग आते हैं तो 1-2 ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनका काम ही होता है चीज़ों को डिरेल करना। तो वो रिस्क भी इन्वाइट कर दिया है मैंने, लेकिन ठीक है, इससे बहुत लोगों का काम आसान हो जाता है। तो एनीथिंग फॉर द गुड और फॉर ग्रेटर गोल। खैर, अब थोड़ा आ जाते हैं मुद्दे पर, थोड़ा पेपर पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ तक एटलीस्ट जो अभी तक हमको बात CUET की तरफ से क्लियर है कि पेपर 90 मिनट का है और पेपर में 75 क्वेश्चन आएगा। देखो, अगर इंटरनेट पर रैंडमली आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर रहे हो,
अगर कोई भी अपने आप को बहुत ज्ञाता बता रहा है पेपर स्ट्रक्चर का, ये आएगा वो आएगा, देखिए भाई वो बातें टोटल निरर्थक हैं, गलत है। अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो डेली बाइट्स, या मैं लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स बहुत रिगरस वे में इस फील्ड में काम कर रखा हूं, तो मैं एक ही बात कह सकता हूं, किसी को कुछ नहीं पता है, सब स्पेकुलेशन के बेसिस पर ही बता रहे हैं। और रही बात सीयूईटी के पेपर्स की, तो सीयूईटी का पेपर लास्ट 3 ईयर्स में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। दो उसके पहले भी सीयूईटी का एग्जाम होता था, डिफरेंट तरीके डिफरेंट फॉर्म से होता था, उस डिबेट में हमको नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं बात को बहुत मोटा मोटा चर्चा करूं तो तुम देखोगे कि लास्ट ईयर जो सीयूईटी का पेपर हुआ वो 105 मिनट का हुआ, ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर हुआ, और पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए वो थे 75, ठीक है। उसके पहले जो पेपर हुआ, पेपर में टोटल क्वेश्चन आए 175, जो क्वेश्चन इस साल आएगा वो तो था ही, साथ में एक पार्ट ए भी होता था जिसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के, ये सारे क्वेश्चंस भी वो लोग इंक्लूड करते थे। तब पेपर होता था 120 मिनट का, ठीक है। तो देखोगे कि 2023 में कुछ चेंज हुआ, 2024 में कुछ चेंज हुआ, 2025 में क्या चेंज हो गया है, वही पेपर अब 90 मिनट का है, ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पेपर का जो फॉर्मेट है लास्ट 2-3 ईयर्स में बैक टू बैक चेंज हुआ है। तो एग्जैक्टली है क्या और एग्जैक्टली कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है। और अगर वाकई में लोगों को पता भी हो तो वो पेपर स्ट्रक्चर से हट के, कोई भी कहीं आपको यूट्यूब पर कोई गाइड कर रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है, तो पेपर स्ट्रक्चर से हट के वो ज़्यादा कुछ आपको गाइड भी नहीं कर पाता है। अगर सब कुछ यूनिफॉर्म वे में हो रहा हो तब भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सीटेट का पेपर ले लीजिए, सीटेट का पेपर स्ट्रक्चर पिछले 15 साल से चेंज नहीं हुआ है। तो हाँ, बस वो पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई बता देगा, सिलेबस के रिगार्डिंग कोई बता देगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ उसमें खास बता भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपका किसी भी सेमेस्टर एग्जाम से डिफरेंट होता है। सेमेस्टर एग्जाम में भाई आप 1 दिन पहले पढ़ोगे, 2 दिन पहले पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम में क्या है, रात में जो टॉपिक रटोगे कल पेपर में आएगा। एंट्रेंस एग्जाम में टेक्निकली है कि अब तक तुमको जितना पढ़ना था, सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ ये है कि तुम पढ़ चुके हो। अब तो बस तुम गिनती गिनो उल्टी कि कब मेरा पेपर होगा 04 का, ठीक है। अब तुमको जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब वो पेपर के दिन ही डिसाइड होगा। अब बस आपको अंडर परफॉर्म नहीं करना है, जो आपका नॉर्मल नेचुरल परफॉर्मेंस है बस उतना आपका आ जाए, ठीक है, तो भी बड़ी बात है, तो भी आपका उतना आ जाए तो भी बड़ी बात है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा चीज है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो या फ्यूचर में उसी को और एम्पलीफाई कर दो तो गवर्नमेंट जॉब का हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कहीं ना तो कहीं हमको आपको मेंटली इस हिसाब से प्रिपेयर करना होता है कि ये जो एग्जाम है, दिस एग्जाम इज फॉर रिजेक्शन। ये एग्जाम हो ही रहा है 99% लोगों को बाहर करने के लिए और 1% व्यक्ति को अंदर लेने के लिए, ठीक है। जब आप सेमेस्टर एग्जाम देते हो तो क्या एजेंडा होता है, 99% लोगों को पास करने के लिए, हार्डली 1% ऐसे व्यक्ति को बाहर करने की, ठीक है। हार्डली ही ऐसा एजेंडा होता है कि 1% लोगों को फेल करना है, 99% लोगों को पास करना है। तो स्ट्रेटेजी वाइज भी बहुत फर्क रहता है। जैसे जब भी मेरे पास में कोई वेबिनार हुए या कोई भी बच्चा प्रिपरेशन के लिए आया, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को इस बात के लिए बहुत डांटा कि जब वो क्लास रेगुलरली नहीं आ रहे थे, ये क्या कि सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, मेरे घर में शादी है, मेरा फलाना ये है, ढिकाना ये है, वो जो सारे मसले थे वो आपके बीत गए, ठीक है। अब आप बचे हो, आपका पेपर बचा है और कोई सुनने वाला नहीं है कि आपके पेपर में क्या दुख दर्द है, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि देखिए यार, है क्या ना कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको सस्टेन्ड वे में रोज रोज थोड़ा थोड़ा करना रहता है। पेपर में कौन सा टॉपिक कहां से क्या आ जाएगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। पेपर टोटल एकदम एम्बिग्यूटी पर चलता है। क्या ये लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे? कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 15 क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है 4 ही क्वेश्चन आए। क्या ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे? हो सकता है 15 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 ही आए। क्या ये इकोनॉमिक्स से पूछेंगे? हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 1 भी ना आए। क्या जियोग्राफी से पूछेंगे? जियोग्राफी से हर साल क्वेश्चन कम आता है, क्या पता इसी साल 15 क्वेश्चन आ जाए। तो यू लिटरली डोंट नो। तो हर सेक्शन में आपको थोड़ा 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 करना होता है। सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि सर मैं क्लासेस इसलिए नहीं आ रहा था फरवरी के मंथ में क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, 2 रात पहले मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। इस स्ट्रेटजी को आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू करिए कि सेमेस्टर एग्जाम के पहले तुम 10 घंटा ही पढ़ के जाओगे तो पेपर में कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां ऐसा नहीं होगा, और वो भी तब जब आंसर सामने ही स्क्रीन पर लिखा हुआ है।
जब तुम पेपर दोगे तो आंसर तो स्क्रीन पर लिखा रहेगा, उसी 4 में से कोई एक है, ठीक है, उसी 4 में से कोई एक है, तब आपको ऐसा दिक्कत महसूस होगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैं पीपीटी अपने क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बना के लाता हूँ, लेकिन ठीक है, आज के सेशन के लिए थोड़ा कुछ बातें मैंने लिख दी हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। वेबिनार मीट में मुझे ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। मॉक टेस्ट अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो ये सोच के कि मेरा कितना मार्क्स बन रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है यार, ठीक है। शायद दिल्ली बैट्स के मॉक टेस्ट में भी आप लोगों का रैंक वैंक आता है कि हर बच्चे का कितना रैंक है क्या है, शायद दिल्ली बैट्स के मॉक में भी आता है। मेरा आपको स्ट्रांग सजेशन है, प्लीज यार उन रैंक वैंक पे मत जाइए, डजेंट मैटर यार। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो भाई अगर आप वहां टॉप भी कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो कि व्हाट यू डोंट नो। तुम मॉक टेस्ट के सभी टॉपिक्स को सॉल्व करो, ठीक है। आप ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है जो आप बार बार कर पा रहे हो, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो आप नहीं कर पा रहे हो उसमें से आपको यह फिगर आउट करना है कि कौन सा ऐसा है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो और इस पेपर में 2 क्वेश्चन कॉमर्स का आ गया तो भाई इग्नोर करिए, ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है। अगर इसमें से 2 कॉमर्स का पूछ दिया और तुम हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो, यार तुम बाकी के 73 का मसला पहले सॉर्ट आउट करो यार। जो तुमको आता है पहले उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहले तो इस निगेटिविटी से बचना है कि सर ये वाला टॉपिक कहां से पढ़ना है, सर 3 साल पहले एक क्वेश्चन तो संस्कृत से भी उन्होंने पूछ दिया था, सर संस्कृत की क्लास कराएंगे क्या। अब यार तुम फीस दे दो, हम लैंग्वेज वाले बैच में तुमको बैठा देना अलग से, संस्कृत की फैकल्टी बैठी हुई डेडिकेटेड, करा देना संस्कृत की क्लास। अब तुम बताओ क्या तुम 10 दिन लगातार संस्कृत की क्लास करोगे 2-2 घंटा बैठ के एक तो क्वेश्चन करने के लिए। तुम खुद सोचो कि तुम 75 में क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 10 क्लास फोकस कर रहे हो 2-2 घंटे का वो संस्कृत का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और बाकी के 74 जो कर सकते तो उसका क्या। तो देखिए आपको हमेशा ये चीज समझना होगा कि सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। आप उन टॉपिक्स को नोट करिए, आप टॉपिक वाइज लेके चलिए, आप टॉपिक नोट करो कि कौन कौन सा टॉपिक है जो तुम नहीं कर पा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, एक मॉक को सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 आवर 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। 90 मिनट का पेपर है, मैं मान लेता हूं कि 1 आवर 30 मिनट लग रहा है आपको, लेकिन इस मॉक का एनालिसिस करने में ना आपको 6 आवर लग जाएगा अगर आप ढंग से एनालिसिस कर रहे हो तो, क्योंकि आपको हर टॉपिक को देखना पड़ेगा उठा के, हर टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कौन सा टॉपिक है मेरे को नहीं आ रहा है। जैसे मान लो तुमने 5 अलग अलग तुमने मॉक सॉल्व किए, तुम ये देखोगे कि यार कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसे मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूं, और उन टॉपिक्स में से क्या ऐसा है जो मैं कर सकता हूं। तो हर क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए आपको मिनिमम 6 आवर का समय देना पड़ेगा एक पूरे मॉक टेस्ट को ढंग से इवैल्यूएट करने में। एक क्वेश्चन पढ़ोगे, 4 ऑप्शन दिया, अच्छा ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, अच्छा इसमें मैं क्या कर सकता था, अच्छा ये मेरे को आता तो मैं गलत हो गया। तो एक एक क्वेश्चन पर आपको समय देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन आपसे कम से कम मान लीजिए 10 मिनट मांगेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप वापस से गूगल पे सर्च करोगे, कुछ चीज़ों को वापस पे यूट्यूब पे सर्च करोगे, फिर यूट्यूब पर तुम भटक जाओगे शॉर्ट्स में, फिर वापस से तुमको याद आएगा अरे पेपर सॉल्व कर रहे थे, फिर से इधर आओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो कुल मिला के लग जाएगा मतलब 4 से 6 घंटे लग जाएंगे एक ढंग से पेपर को इवैल्यूएट करने में। तो मॉक टेस्ट ये सॉल्व करिए ये देखने के लिए कि हमको क्या नहीं आता है। मॉक टेस्ट इसलिए सॉल्व मत करो कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। अगर तुम इस बात पर फोकस करने लगोगे कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है, किसी मॉक में स्कोर नहीं बनेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। तुमको ये देखना होगा कि सेम मॉक अगर अपने मैं बैचमेट्स को दे दे रहा हूं तो वही क्या उखाड़ ले रहे हैं उसमें, उनका भी कुछ खास नहीं उखड़ रहा है, तो फिर तुम टेंशन में क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाना है कि भैया जब हमको मॉक टेस्ट मेरे सामने हो तो हम बस ये जानना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को देखकर कि क्या क्या हम नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हम उस पेपर को 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपना वैल्यू तुम चेक कर ही रहे हैं, क्या 1.5 घंटे में हम उस प्रेशर को ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा एग्जाम में टाइमर कुछ इस तरह से चलेगा, जैसे ही तुम पेपर ऑन करोगे तो वहां लिखा रहेगा 90:0:00 ऐसे कुछ लिखा रहेगा, 90 मिनट का रहेगा बेसिकली, 90 मिनट का ये रहेगा, ये 89 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद 88 हो जाएगा। टाइमर उल्टा चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है आपके माइंड पर जितना टाइमर उल्टा चलता रहेगा। तो अब ये है क्या ना, आपको ये समझना है कि एंट्रेंस एग्जाम में जब आप पेपर देने बैठे हो
तो इट इज जस्ट कि 60% तुम्हारा नॉलेज टेस्ट हो रहा है, 60% तुम्हारा नॉलेज टेस्ट हो रहा है, 40% तुम्हारा एटीट्यूड टेस्ट हो रहा है पेपर को लेकर, कि तुम कितना धैर्य से एक एक क्वेश्चन रीड करके अटेम्प्ट कर रहे हो। 60% ही नॉलेज टेस्ट हो रहा है। आई विल रिपीट, 60% ही नॉलेज टेस्ट हो रहा है। इसीलिए वो एंट्रेंस एग्जाम है, वरना आपके कॉलेज में वो लोग पेपर करा देते सेमेस्टर के साथ ही, ठीक है। इसीलिए वो एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि 60% ही आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। बाकी आप पेपर को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्यों, टाइमर उल्टा चलता रहेगा, ठीक है। 90 मिनट, 89, 88, 87, 86, और जैसा ही 8 वाला डिजिट 7 में कन्वर्ट होगा, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68। अरे एक ही घंटा रह गया क्या? कुछ लोग तो मिनट देख के आवर के हिसाब से कैलकुलेट करने में व्यस्त रहेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी तुम्हारे लिए टीडीएस टास्क हो गया, ठीक है। पेपर वही, क्वेश्चन वही, टाइमर उल्टा चल रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो हमारे गलत करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है। मॉक टेस्ट केवल इसलिए सॉल्व करिए ये जानने के लिए क्या नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कितना है। प्लस ये भी कि प्लस 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 एक बात और ये भी ध्यान रखिए, ये देखना जरूर कि क्या 90 मिनट, क्योंकि कुछ महान आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि वो 90 मिनट में पता चलेगा पूरा जो है 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है। भाई मॉक टेस्ट सॉल्व करके ये प्रैक्टिस में रखना कि 75 का 75 क्वेश्चन विजिट कर ले रहे हो, चाहे तुमको पेपर में आ रहा है क्वेश्चन चाहे नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, सेमेस्टर एग्जाम में तो समझ में आ रहा है कि पंखे की तरफ देख रहे हो, एग्जामिनर को लग रहा है कि तुम कुछ गेस कर रहे हो। ये सब एंट्रेंस एग्जाम में मत करना, वहां कोई तुमको जज करने के लिए नहीं बैठा है, ना अगल बगल वाले किसी को जानते हो ना एग्जामिनर को जानते हो। क्योंकि देखो, किसी क्वेश्चन को देखते ही ये जान पाना कि ये मेरे को आता है कि नहीं आता है से ज्यादा आसान है ये जान पाना कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन को देखकर ये जानना कि क्या ये क्वेश्चन मेरे को आता है, डू आई नो अबाउट इट, से ज्यादा आसान है ये जानना कि आई डोंट नो। क्वेश्चन को पढ़ते ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम उसमें सेट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। और हां, मान लो जब तुम किसी क्वेश्चन को रीड किए, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में करके देखना। वहां पेपर में ऑप्शन शो करता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हो आप, ठीक है। किसी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले क्वेश्चन और उसको चारों ऑप्शन रीड करने की आदत डालो। क्वेश्चन तुम पूरा रीड किए, बोरिंग सा क्वेश्चन है, लंबा सा क्वेश्चन है, पूरा रीड करो, क्योंकि मेरा कर्तव्य है रीड करना, फल की चिंता किए बिना। तो पूरा रीड करोगे, चारों ऑप्शन भी रीड करोगे, चारों इसका ऑप्शन भी रीड करोगे। और हां, जब छोड़ना रहेगा तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड कर लेना। और जब तुमको दोनों रीड करके लगता है कि इस क्वेश्चन में दिया गया जो क्वेश्चन है वो और उसके चारों ऑप्शन में जिंदगी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो तुमने कभी सुना हो, तो उसको छोड़ देना, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड है जो तुमने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है, और तुमने ऑप्शन भी खोला, ऑप्शन में भी तुमको ऐसा दिख रहा है जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, क्लियरली छोड़ दो, उससे ब्लाइंड गेस नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आप छोड़ दीजिए। तो ये जानने से ज्यादा कि क्या आता है से ज्यादा आसान है कि क्या मुझे नहीं आता है। और किस परिस्थिति में छोड़ोगे, क्वेश्चन और चारों ऑप्शन रीड करने के बाद तुमको लगता है कि कभी नहीं सुना है तो छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन जो है ऑप्शन ऐसा होता है ना कि कभी सुने रहते हो उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन भी आप रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्लियर है, मॉक टेस्ट सॉल्व करके स्कोर चेक करके प्रेशर में नहीं आना है। मॉक टेस्ट केवल इसलिए सॉल्व करना है कि हमको पता चले कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कितना मैं पढ़ सकता हूं। क्योंकि रिजल्ट क्या फेवर में आएगा नहीं आएगा वो सब बातें छोड़ दो, अभी केवल पेपर दीजिए, जो होगा तो ठीक, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। अभी आगे मैं ऑप्शन वाली बात पे भी करूंगा। ऑप्शंस ओपन रखिए, कोई ऑप्शन उसमें से अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। अभी हमारा क्या काम है कि अगर हमारा पेपर CUQP 04 का है तो भैया हम जितना अधिक से अधिक टॉपिक पढ़ लें, बाकी पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो होगा होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर रिस्क एनालिसिस, देखो यार रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन के लिए। अब ये नहीं कि एग्जाम में 1 मिनट बचा हुआ तुम ऐसे लेके तौल रहे हो। हाँ, रिस्क एनालिसिस क्या है इसमें, सर ने बोला था रिस्क एनालिसिस। देखो यहां बैठा के मेरे लिए लेक्चर देना, रिस्क एनालिसिस समझाना बहुत आसान है, वहां 40 सेकंड में तुम्हारे लिए एनालाइज करना मल्टीपल टाइम्स कठिन है। तो मैं पहले ही इस पर डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। बात बस इतनी सी है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस के नाम पर उड़ता तीर पकड़ लेते हैं। उड़ता तीर कैसे पकड़ते हैं,
सर हमको डाउट हो रहा था ना, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए सर मैंने ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया। देखो, जरूरत से जितना जरूरत है उससे अगर बहुत ही ज्यादा कम अटेम्प्ट करोगे तब तो तुम ऐसे ही बाहर हो। जब क्लियर है कि ऐसे ही बाहर हो रहे हैं तब तो अटेम्प्ट लो ना भाई, मरता तो क्या नहीं करता। ठीक है, तब तो अटेम्प्ट लो। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको सिंपल सा मैं एक फंडामेंटल आपके आगे इक्वेशन रख दे रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैंने देखा सोशल साइंस वाले बहुत मैथ में कई बार कमजोर रहते हैं, पॉलिटी क्लासेस में उनको हाफ प्लस वन कैलकुलेट कराने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन एक सिंपल सा मैं बात कहूं आपको, पेपर में 75 क्वेश्चन आता है तो 100% सिलेक्शन के लिए आपको 70% पेपर सही कर देना है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दैट गोज फॉर 52.5। ठीक है, 75 में अगर आपका 52.5 क्वेश्चन सही है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। कोई ये मत खड़े जाना सर एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का है। हाँ, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 52.5 इंटू 4 कर लो। ठीक है, मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं कि पेपर में अगर 75 क्वेश्चन आता है तो आपको 52.5 क्वेश्चंस सही करने हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, 52.5 क्वेश्चंस कैसे सही होगा? मान लो तुमने पेपर में 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसमें से 8 गलत हो गए, तुम्हारे पास कितना बचा? 54 क्वेश्चंस बचे, प्लस ये जो 8 क्वेश्चन गलत किए थे इसका निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो साथ में 2 नंबर और गया, तो मतलब तुम्हारे नेट क्वेश्चन सही बचे 52। तो 52 क्वेश्चन कब सही बचे? जब तुमने 62 अटेम्प्ट किया था। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं। देखो यार, पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में सेलेक्ट होने के लिए फर्स्ट कट ऑफ में एकदम आसानी से मक्खन की तरह एकदम स्मूथ वे में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको पेपर में मिनिमम 70% पेपर सही करना होता है। तो 70% ऑफ 75 क्वेश्चन जब तुम कैलकुलेट 75 क्वेश्चन का 70% कैलकुलेट करोगे तो 52.5 आएगा। तो मतलब कि तुमको पेपर में ऑन एन एवरेज 52.5 क्वेश्चन सही करने हैं सिलेक्शन के लिए। तो जब तुम 52.5 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए सही करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी तो अटेम्प्ट कर दोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आउट ऑफ 75 एकदम तुम्हारा आके 52.5 पर ही रुक जाएगा। तुम अटेम्प्ट तो पता चलेगा 64 66 तक किए हुए हो, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि निगेटिव पॉजिटिव कुल मिला के ऑन एन एवरेज 52.5 क्वेश्चन मिनिमम आपका अगर सही बैठता है तो फर्स्ट कट ऑफ में ही एकदम स्मूथ वे में, एकदम बहुत आराम से, बहुत इजी वे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने माइंड में हमको वो वाला अप्रोच रखना है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा था, रिस्क एनालिसिस। देखो यार, कुछ क्वेश्चन देखते ही तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरे को नहीं आता है। तुमने क्वेश्चन पढ़ा इंग्लिश में, तुमने क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़े इंग्लिश में, तुमको ये पता चल गया भैया इस क्वेश्चन का सर पैर तुमने कभी सुना ही नहीं है, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि फटाक से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है क्योंकि इसका मैंने सर पैर भी कभी नहीं सुना है। बस करना क्या, खुद के ऊपर एक एहसान ये करना, टाइम देखते हुए कि उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ना ऊपर लिखा रहता ऑप्शन हिंदी, तो उसको हिंदी में स्विच कर लेना, एक बार हिंदी में भी रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन रीड किया, सर पैर कुछ नहीं समझ में आया, स्किप, कोई रिस्क नहीं लेना है उस पर। ठीक है, लेकिन मान लो तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन तुमने रीड किया पेपर में, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुम 4 ऑप्शन में एकदम डैम श्योर भाई ये तो नहीं है, और 3 में भी तुमको क्या लग रहा है यार शायद ये है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार शायद इन दोनों में से कोई एक है, तो रिस्क लेना है कि नहीं? देखो भाई, रिस्क तब लेना है, अटेम्प्ट करना है, तब आपको अटेम्प्ट करना है। और आप इसको तब अटेम्प्ट क्यों करोगे? क्योंकि देखो यार, ये 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, अगर पेपर में इस तरह के नेट आपको 5 क्वेश्चन मिल जाए और 5 में तुम्हारा एक भी सही हो जाएगा ना रिस्क लेने पर, तो कुल घूड़ा भाग बराबर बैठ जाता है। तो आपको उतना रिस्क लेना है, ये नहीं कि सर हमको तो लग रहा था ये है नहीं, इस पर भी मैं बहुत श्योर नहीं था सर, इस पे दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था मैंने छोड़ दिया। उतना रिस्क लोगे, उसी को कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं।
ठीक है, और इस तरह का 5 क्वेश्चन में कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो जरूर 2 क्वेश्चन सही हो जाता है, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन सही हो जाता है, 3 भी हो जाता है इनफैक्ट। ठीक है, तो देखो यार, अगर किसी क्वेश्चन पर 50-50 हो, मान लो 4 ऑप्शन पूछा है, 2 तो एकदम श्योर हो कि नहीं होगा और 2 को लेकर हो कि शायद हो सकता है, तो 50-50 वाले में तो भैया रिस्क लेना ही लेना है 100%, वॉट एवर इट टेक्स। क्योंकि अगर नहीं ले रहे हो तो तुम ऐसा ही बाहर हो फिर पेपर से, तो उतना तो रिस्क लेना ही लेना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बस यहां पर कि मैं होता तो 25 से 30% पर भी मैं लेता रिस्क। ठीक है, मैं इस परिस्थिति में रिस्क लूंगा। ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मुझे दिखाई दिए, 4 ऑप्शन में एक तो नहीं है, मैं डैम श्योर हूं। एक पर मुझे लगता है यार शायद सुना सुना है, लेकिन मुझे लगता है इन्हीं दोनों में से कोई एक है, तो मैं रिस्क लूंगा, मैं लेता रिस्क। ठीक है, उतना रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और हाँ, पूरा पेपर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होता है, गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो वहां पर आप रिस्क लीजिए। ठीक है, क्योंकि एकदम डैम श्योर रहो, एकदम डैम श्योर रहो कि पेपर में अगर 75 क्वेश्चन आता है तो इसमें से 15% पेपर ऐसा होगा जो तुमको एकदम नहीं आता, तुम कभी सुने ही नहीं होगे। ठीक है, एकदम आप लिख लीजिए या मॉक वॉक सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, ये जो बात मैं कह रहा हूं वो लिटरली आपको दिख जाएगा कि वैसा होता है। दैट सिंपली मीन्स कि पेपर में हार्डली 64 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने ढंग से सुने होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो कि 75 क्वेश्चन में 10 से 11 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका सर पैर ही तुमने कभी नहीं सुना है। ठीक है, और ये आप मॉक सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, या आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चेक कर लो। अब देखो भाई, अभी कल किसी ने कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो पर, सर आप केवल यूट्यूब पर आगे ऐसे ही, उधर संपूर्ण समाधान में किसी ने कमेंट किया था जो फ्राइडे को लाइव होता है, कि सर आप आगे ऐसे ही ज्ञान दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर तो अवेलेबल नहीं करा रहे हो। भाई कैसे अवेलेबल कराएं भाई, एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रखा है कि टेलीग्राम में डाल दिया, ऐप में डाल दिया, वेबसाइट पर डाल दिया। भैया मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि तुम अपना एड्रेस दे दो, प्रिंट करा के तुम्हारे घर पर पोस्ट कर दें। तो इतना डेली बाइट्स का अर्निंग नहीं है भाई, वरना वो भी करा देते कि बच्चे को ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर चिट्ठी भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर प्लीज उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा जो मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो देखो यार, 75 में 10 से 11 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुमको आता ही नहीं है। तुम सॉल्व करके चेक कर लेना, तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, तुम सुने ही नहीं होगे एकदम, तुम पहले ही आ गए हो 64 क्वेश्चन पर। अब मैं आ जाता हूं कि मान लो तुमने 64 ऐसा है जिसके रिगार्डिंग तुमने सुना है, तो पता है तुम अटेम्प्ट कितना किए रहोगे, ऑलमोस्ट मान लो 59। तुमने अटेम्प्ट कितना किया 64 में, क्योंकि 64 सुने हो, 5 ऐसा है जिसमें तुमने रिस्क नहीं लिया, तो 59 तुमने अटेम्प्ट किया है, जिसमें से तुम बहुत इंटेलिजेंट वाले आदमी हो तो भी 10% क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, निगेटिव मार्किंग जाता ही जाता है, होगा। कितना भी आप अच्छा पेपर कर लीजिए, 10% आप श्योर शॉट गलत करके आओगे, किसी भी केस में 10% आप गलत करके आओगे ही आओगे। तो दैट सिंपली मीन्स कि 53 क्वेश्चन नेट आपके पक्ष में सेट बैठ रहा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत किए हो तो नेगेटिव मार्किंग में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अभी, अगर मान लो नेगेटिव भी ले लेते तो 52 क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, 59 तुमने अटेम्प्ट किया, 52 ऑलमोस्ट मतलब गलत हुआ, 5 तो एक नेगेटिव भी हो गया, तो एक सही वाला चला जाएगा, तो 52 क्वेश्चन नेट तुम्हारे पास सही बच रहा है। तो ये फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होने वाले के लिए। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 59 अटेम्प्ट करोगे तो एक एवरेज बच्चा ऑलमोस्ट 20% पेपर गलत करता है, ऑलमोस्ट 20% तक गलत करता है। ठीक है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, तब तुम 59 का भाई 80% कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे तुम्हारा नेट जो निगेटिव पॉजिटिव मिला के बैठ रहा होगा 45 क्वेश्चन, जो कि आप अब एकदम बॉर्डर पे खड़े हो। समझ रहे हो, पेपर में 75 क्वेश्चन आया, तुमने 59 उसमें से अटेम्प्ट किया, 20% तुमने गलत कर दिया, तो तुम्हारे पास नेट बच रहा है 45 क्वेश्चन। अब तुम एकदम बॉर्डर पर हो, कट ऑफ जाएगा 180 नंबर, तुम 170 पे खड़े हो, 175 पे खड़े हो, 180 पर भी हो सकते हो। कट ऑफ सेकंड कट ऑफ जाएगा मान लो 175, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ, तो वो डिप लगा रहता है उसी में फिर। ठीक है, ये परिस्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखो यार,
अगर पेपर में 75 क्वेश्चन आता है, रिपीट अगेन, अगर पेपर में आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि 75 क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, आप कितना अटेम्प्ट किए? 59। बहुत डिसेंट, बहुत कम मार्जिन में लेके चल रहा हूं। आप खुद देख रहे हो कि 79 में, मैं कह रहा हूं 75 में आपने सिर्फ 59 अटेम्प्ट किया है। एक अच्छे बच्चे का 10% गलत हो जाता है, बहुत अच्छा बच्चे का। एवरेज बच्चे का 20% पेपर तो गलत होता ही होता है, हो जाता है पेपर गलत, कितना भी तुम सही अटेम्प्ट करोगे। तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन के अराउंड आके सेट बैठेगा, निगेटिव पॉजिटिव सब मिला के। दैट सिंपली गोज फॉर 45 इंटू 4 हो गया 190 मार्क्स, सॉरी 180 मार्क्स। तो आपका कट ऑफ का रेंज वही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे, तो वो जो 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे है उस पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूँ यार। वो तुम्हारा दिन है, दिवस है, पेपर का स्ट्रक्चर है, तुम्हारा परफॉर्मेंस है। वही 45 क्वेश्चन एक 46 47 हो जाएगा तो सही हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाओगे। वही 2 क्वेश्चन पीछे हो जाएगा, 10 नंबर पीछे हो जाओगे। क्यों? अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आप 10 नंबर पीछे जाते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के पीछे 8 नंबर, निगेटिव मार्किंग भी हुआ 10 नंबर। ठीक है, मान लो 2 क्वेश्चन तुम गलत कर दिए, तुम 10 नंबर पीछे जाते हो। ठीक है, ये थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव वाला भी जो कैलकुलेशन है, थोड़ा पेन पेपर बैठ के कैलकुलेट करके समझ लीजिएगा। कुछ लोग ऐसा होता है जिनको निगेटिव समझ में नहीं आता कि निगेटिव मार्किंग क्या है। तो निगेटिव मार्किंग से बहुत डरना नहीं है, निगेटिव मार्किंग को बस मैनेज करना है। यू हैव टू लर्न टू मैनेज द निगेटिव मार्किंग, एज सिंपल एज दैट। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ निगेटिव मार्किंग। आपको बस निगेटिव मार्किंग को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? हमको देखते ही पता है क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में कि भैया हमको कुछ नहीं आता है। रिस्क एनालिसिस कहता है कि डोंट नो अटेम्प्ट, उसमें अटेम्प्ट नहीं देना है मुझे। रिस्क एनालिसिस ये कहता है कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसको मैंने कभी नहीं सुना है, 2 के बीच में 50-50 हूं, रिस्क लीजिए, अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे ही बाहर हो, समझ रहे हो? क्योंकि यार देखो यार, अगर तुम पेपर में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, तुम बाहर हो गए ना ऐसे ही। 50 तुम अटेम्प्ट किए हो, अभी तुमको लग रहा है सर मैंने अपने हिसाब से सर ना पूरा सही किया है सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसे गड़बड़ होगा, मैंने सर अपने हिसाब से ठीक अटेम्प्ट किया है। तो मैंने क्या बोला कि तुम कितना भी ठीक अटेम्प्ट कर दो 10% गलत होगा ही। तुम मॉक चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो 20% घुसेगा ही घुसेगा। तो 40 नहीं तुम 38 क्वेश्चन पर आ गए नेट, क्योंकि 50 के 20% कैलकुलेट करोगे 10 नंबर का है, 40 10 क्वेश्चन जो गलत किए उसका नेगेटिव भी होगा, 37.5 ही होगा। खैर, तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिस्क को मैनेज करना है, थोड़ा एनालिसिस करके। तो निगेटिव मार्किंग में वापस मैं रिपीट कर देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। बस किसी भी क्वेश्चन में 50-50 हो, रिस्क लेना है, नहीं लोगे तो ऐसे ही बाहर हो। हाँ, 25% 30% भी हो तो वहां तक भी जाइए, रिस्क लीजिए। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन ही रहते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क है, उतना आपको अपनाना पड़ेगा। रीड द क्वेश्चंस इन बाइलिंगुअल मोड, हिंदी इंग्लिश मोड दोनों में। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ऊपर तुम देखोगे, तुमको कंप्यूटर में ऑप्शन दिया रहेगा इंग्लिश या हिंदी, दोनों स्विच करके चेक कर लेना। एग्जाम में बैठते ही कंप्यूटर के मॉनिटर पे एक लात मार देना, ठीक है, और कीबोर्ड माउस और हिला के चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे केवल हिलने से ही ये बंद हो जाता है। क्योंकि कई एग्जाम सेंटर पर भी ऐसा होगा, पता चलेगा कंप्यूटर में माउस लगा हुआ था, पेपर के बीच में तुम अचानक से टांग सीधा किए और वो हिल गया, बंद हो गया। ठीक है, जैसे मेरे टाइप के लोग बार बार चेक कर लेते थे, क्योंकि 75 बार शरीर सीधा कर रहे हैं बैठ के, कुर्सी कुर्सी खोल के, हाँ क्या चल रहा है, अचानक हमारे स्क्रीन पर छू दिया, पता चला मॉनिटर ऑफ हो गया। और एग्जामिनर क्या कर रहा है, डोंट पैनिक, टाइमर वहीं रुक जाएगा। अबे टाइमर में रुक गया कि नहीं रुक गया, ये डिबेट करने का समय ही नहीं है। तो भैया ऐसी गली जाना ही क्यों जहां इतना रिस्क हो, तो वो वाला रास्ता पकड़ो ही मत, पहले ही माउस हिला के चेक कर लो। अगर तुमको लगता है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, सर ये कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज मेरा चेंज कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं, सर मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए। नहीं सेटिस्फाइड हो मत बैठना, सिस्टम चेंज करा लेना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कंप्यूटर मतलब ऐसा है कि बंदर के हाथ में मशीन गन पकड़ा दिया गया, उसको कंप्यूटर में कुछ नहीं समझ में आता है, वो सब कुछ पहली बार कंप्यूटर पे पेपर दे रहा है। भाई देखो यार, 1-2 बार थोड़ा कैफे में जाके माउस हिला लेना, अगर कंप्यूटर नहीं है घर पे तो, क्योंकि रहेगा तब आपके साथ ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में गए, कोई बटन क्लियर नहीं है, पेपर से बिल्कुल डरने का नहीं, एग्जामिनर को बुलाने का, ये कैसे होगा ये कैसे होगा,
ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वहीं चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इस बात से पैनिक में नहीं आना है, वहीं चेक कर लो, बता दीजिए कैसे होगा, ये कैसे होगा, चेक कर लो। अच्छा ऐसे इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे, वो करेंगे, सीधे बोल देना पहली बार पेपर देना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको बता दीजिए कैसे करना है। और हाँ, पेपर से पहले ही ना, जब पेपर शुरू होने से पहले सारा कुछ ऑप्शन ओपन होता है, पैनिक ना करना कि कहीं कट हो गया, क्लिक हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक पेपर नहीं शुरू हुआ, जितना कट क्लिक जो करना है करो भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेपर शुरू हो रहा है तो पैनिक में आ रहा है, पेपर शुरू हो रहा है आराम से मस्त धीरे धीरे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में आपका समय, शुरुआत में हर आदमी पेपर धीरे ही अटेम्प्ट करता है, बेहतर भी यही होता है धीरे ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, बीच में 4-5 क्वेश्चन में अपना स्पीड बढ़ा दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 4 ही 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां तुमको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, वापस फिर आखिरी का जब क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा पेस स्लो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ माइंड में सेट कर लेना, अपने माइंड में थोड़ा सा सेट रखना कि यार हाँ, कि जब मेरा टाइमर 45 मिनट पर शो करेगा, जब 45 मिनट लिखेगा, तो आउट ऑफ 75 एटलीस्ट मैंने 35 से 40 क्वेश्चन विजिट कर लिया है। ये माइंड में रखना। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना कि यार मेरा जैसे ही टाइमर, जब मेरे को 45 मिनट लिखा हुआ दिखेगा, तो मैं अगर 36 34 से 40 क्वेश्चन के बीच में हूं तो मतलब सही जा रहा हूं। अगर 15-18 पर हो तो मतलब बेटा तुम्हारी लंका लगने वाली है, क्योंकि अब आधा ही टाइम बचा है। 90 मिनट का पेपर है, 45 मिनट में देखो यार, यही सब प्रैक्टिस से इवेल्युएट करना होता है, मॉक टेस्ट से यही इवेल्युएट करना होता है। 10 बार आदमी मॉक सॉल्व करता है। जब मैं अपने टाइम में पेपर सॉल्व करता था, हमको पहले ही क्लियर रहता था कि पेपर 120 मिनट का है, तो जब मैं 60वें मिनट पर हूं तो ऑलमोस्ट मैं 50 क्वेश्चन के इन एंड अराउंड होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे। मान लो 120 मिनट का पेपर है, मैं 60th मिनट पर जैसे ही पहुंचा तो मेरे को रहता था पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो ना ऑलमोस्ट मैं मान के चलता था कि ऑलमोस्ट मैं कह लो कि 49, 50, 51, 52 क्वेश्चन के अराउंड चल रहा हूं, मतलब 4 क्वेश्चन आगे 4 क्वेश्चन पीछे। 45 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 52 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मोटी मोटा यही चलना चाहिए। ये नहीं कि 25 पे चल रहे हो, 26 पे चल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो तुम ऐसे ही बाहर जा रहे हो फिर। ठीक है, अब ये नहीं कहना क्या पता सर आप किसी किस्मत नहीं जानते हो और ये वो फलाना ढिकाना, फिर भाई तुम हरे राम हरे कृष्ण करो, कहाँ पेपर में बैठे हो फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो भाई, रीड द क्वेश्चंस इन बाइलिंगुअल मोड, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, और पेस ये आपको पेपर में अपना बरकरार रखना है। डोंट अंडर परफॉर्म, यू कांट ओवर परफॉर्म। आप ये मत सोचिए कि आप गए हो पेपर में, कुछ चीज़ें आपके साथ फेवरेबल हो जाएंगी और आप एकदम ऐसे चल रहे हो और एकदम ऐसे परफॉर्म कर लोगे। तुमको बस इतना देखना है कि तुम ऐसे चलते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ ऐसे 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 जा रहा हो, ये नहीं कि यहां से ऐसे आ गया। पेपर में एक क्वेश्चन, पहला 4 क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमको नहीं आता था, तो पैनिक कर गया, अरे भाई मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी तुमसे 4 क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बगल वाले से 6 नहीं हो रहा है, काहे परेशान हो रहे हो। पेपर में कोई ऐसा सेक्शन पूछ दिया कि भर भर के हिस्ट्री पूछ दिया, तुम हिस्ट्री पढ़ के ही नहीं आए थे, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो यार। सब्जेक्ट के हिसाब से, पेडागोजी वगैरह के हिसाब से बाद में बहुत सारे एडमिशन वगैरह होता है, बहुत सारे वो सब अलग मसले हैं, उसमें मत घुसो। मान लो तुम हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ के गए, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ दिया, तुम नहीं कर पा रहे हो, अरे यार बाकी के लोगों से ही 15 हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रखा है तो तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन कर देगा। ऐसी गलत फहमी मत रहिएगा कि वो पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रखा है तो बता देगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं। जो पेपर के नाम पर पढ़ के आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पर, केवल वही बता पाएगा। ठीक है, इतने समय से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चा मास्टर्स इन हिस्ट्री करके आता है तो उसको कितना हिस्ट्री आ रहा होता है। अचानक से केवल कह देते हैं कि मुगल बादशाहों का नाम सीक्वेंस से बता दो, तो 2 ठो बताएगा, कहेगा बस इसके बाद याद नहीं है सर, अभी बस भूल रहा है। अच्छा, मतलब तुमको हर बार रटाने के लिए हमको हर बार पेपर और ये सब देना पड़ेगा, तब जाके तो तुम बताओगे। और ये तब सिचुएशन जब सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखे हो, तो ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा कि अचानक से इकोनॉमिक्स का पेपर में 20 क्वेश्चन पूछ दिया, तुमको लग रहा है अरे भाई हम तो पॉलिटिकल साइंस है तो अब हम कैसे करेंगे, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछ दिया। बाकी के इकोनॉमिक्स वालों से ही बात करके देखो, पता चलेगा बैंक में अकाउंट नहीं है, यूपीआई तक कैसे यूज करते हैं पता नहीं है, और वहाँ इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, और वहाँ पर क्या पूछ दिया, यूपीआई का फुल फॉर्म,
जी हाँ, ऐसा हो जाएगा पेपर में, ऐसे आपको लोग दिखने के लिए मिल जाएंगे। पूछ दिया कि बैंकों को कब नेशनलाइज किया गया था, तो तुमको लग रहा है इसके लिए कॉमर्स पढ़ के आने की जरूरत है। तो ये सब पेपर में बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत फ्रीक्वेंट सा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डोंट अंडर परफॉर्म, ठीक है। आप ओवर परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आप ओवर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर लोगे, कोशिश करिएगा कि अंडर परफॉर्म बस ना करें। किसी भी पैनिक के कारण आपका अंडर परफॉर्मेंस नहीं आना चाहिए। एंड इफ पेपर इज नॉट फेवरेबल, सेम इज द केस फॉर अदर्स एज वेल। पेपर में 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया है, ध्यान देना, तुम पॉलिटिकल साइंस के हो, पेपर में 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया है, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रीड करना, वो भी तब जब तुम उस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हो। दैट सिंपली मीन्स नेचर इज ऑल सेट टू क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैनिक, डीमोटिवेशन फॉर यू। अब तुम्हारा पेपर में जजमेंट इस बात पे नहीं हो रहा है कि तुम कितना क्वेश्चन कर सकते हो, अब तुम्हारा पेपर में तुम्हारे डीमोटिवेशन और मोटिवेशन के बीच में लड़ाई है। क्योंकि मैंने चाहे बोला कि 70% तक आपको सही करना है, कि 52 क्वेश्चन कोई बच्चा सही कर रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 39 क्वेश्चन ही जाए, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। COQP 04 का जो टॉपर बच्चा था उसका मार्क्स थे 198 मार्क्स ही थे, ठीक है। टॉपर के बता रहा हूं, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस टॉपर के जो है, यस 198 मार्क्स ही थे। दैट सिंपली मीन्स कि बच्चे ने नेट 49.5 क्वेश्चन ही सही किया था। तो आप तुम लास्ट ईयर का COQP 04 का पेपर तो उठा के देख लो, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन भर भर के इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से पूछ रखा था। हाँ तो पूछ रखा था तो सब लोग ढह गए, तो 49.5 टॉपर, टॉपर पूरे CUET के एग्जाम का। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में 198 से कट ऑफ नीचे आते आते ऑलमोस्ट 149 तक भी 149 मार्क्स तक भी एडमिशन हुआ था, ठीक है। 149 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बता रहा हूं। दैट सिंपली गोज फॉर 37 क्वेश्चन। 149 का मार्क्स का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 37.25 क्वेश्चन आपने सही किया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं मार्क्स को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, भाई 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 149 मार्क्स पाए हो तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 37 क्वेश्चन, तो इसका मतलब 37 क्वेश्चन में भी सिलेक्शन हो गया। एंड मैं अगर गलत नहीं हूं तो OBC कैटेगरी वगैरह में क्या हुआ था कि 130, 32, 33 तक भी सिलेक्शन हुआ था। जनरल में 146, 149 तक सिलेक्शन हुआ था। ये 4th कट ऑफ तक मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कितना कट ऑफ आएगा, अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना कट ऑफ आएगा यार। मान लो इन्होंने मान लो 5वां कट ऑफ रिलीज किया, मान लो इन्होंने 6th कट ऑफ रिलीज किया, उसमें सिर्फ एक बच्चे का नाम है और तुम्हारा नहीं है, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? आप इस बात पे फोकस मत करिए कितना कट ऑफ आएगा, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना कट ऑफ आएगा। 3 कट ऑफ है चाहे 4 कट ऑफ है, तुम्हारा नाम लिस्ट में होना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि ज्यादा कट ऑफ का लिस्ट आएगा तो तुम्हारा नाम आ जाएगा उसमें। पता चलेगा पहले कट ऑफ में 50 लोगों का नाम है, दूसरे वाले में 25 लोगों का है, तीसरे वाले में 5 लोगों का है, और चौथे वाले में 1, 5वें वाले में भी 1, 6ठे वाले में भी 1, तो 6 कट ऑफ लेके क्या करोगे? ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए। तो लास्ट ईयर का अगर पेपर देखोगे 2024 का, इनफैक्ट मैं आपसे ओपनली कन्फेस करूंगा, मैंने बच्चों को यहां तक बोला था कि इकोनॉमिक्स से अमूमन क्वेश्चन कम पूछता है, थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो चल जाएगा। लिटरली कन्फेस कर रहा हूं मैंने ये चीज बोला था। और पेपर में पहली बार आउट ऑफ द वे जाके इकोनॉमिक्स और कॉमर्स इन्होंने 20 से 22 क्वेश्चन पूछा। जैसे ही ऐसा हुआ मैंने बोला कट ऑफ आउट ऑफ द वे एकदम प्रोपोर्शनली कम जाएगा। टॉपर के 198 मार्क्स, दैट सिंपली मीन्स कि केवल उसने 49.5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चन ही सही किया। और कट ऑफ 37 क्वेश्चन तक भी जो लोग किए थे उनका सिलेक्शन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूं, BHU में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर तुम पॉलिटिकल साइंस के हो, उन्होंने 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ दिया जिसमें 15 क्वेश्चन एंशिएंट से था, तो तुम खुश हो जाना कि जो हिस्ट्री वाले हैं वो तो पक्का फेल होंगे एंशिएंट में, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं आपके लिए क्या सामना करना। देखो यार, पेपर में जानते हो क्या सामना करना कठिन होगा कि 75 क्वेश्चन में 25 ऐसा है भाई हिस्ट्री का और तुम हिस्ट्री के नहीं हो,
ये सुन के ही कितना बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है? अभी कट ऑफ ही फिर 39 क्वेश्चन पर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बाकी के 50-39 अपना करने का सेटिंग वेटिंग बैठाओ, सो दैट आपका लिस्ट में नाम है। तो इसको लेकर आपको बस पैनिक नहीं करना है। अगर फेवरेबल नहीं है तो सबके लिए नहीं है। ये हाईएस्ट एंड पॉइंट मैंने कट ऑफ बताया है। बहुत लोग रहते हैं कि सर 100% सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? भाई ये 59.25 करेक्ट करना है, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 70% पेपर सही करने के लिए ऑलमोस्ट तुमको 90% तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वो भी कब? जब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा अटेम्प्ट किया हुआ 90% एकदम 100% सही है। तुमने 90% पेपर अटेम्प्ट किया और तुम क्या कह रहे हो? सर आई एम 100% श्योर कि मैंने 90% जो पेपर अटेम्प्ट किया सही है। तब जाके आप देखोगे कि आप 10% 20% गलत करो, 70% पर आप इन एंड अराउंड आके रुकोगे। कुछ आखिरी बातें, कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन। CUET को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी यूनिवर्सिटीज का भी फॉर्म फिल हो रहा है। मैं तो लोगों को कहता हूं कि जो बच्चे ऐसे जिनको दिल्ली में ही रह के बीएड करना है और उनको लग रहा है कि यार IP बीएड वालों का तो फॉर्म 2500 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम 13 मार्च को तुम्हारा CUET-04 का पेपर है और 26 मार्च को लास्ट 03 का पेपर है। तुम अपनी डेस्टिनी देख लो पेपर दे के। पेपर दे के आपको अपना लेवल और औकात दोनों पता चल जाएगा। जब लगेगा कि भैया ठन ठन गोपाला होने का डर है, तो ये IP बीएड के फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है? 30 या 31 मार्च है, शायद 30 मार्च ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए, शायद 31 मार्च है। ठीक है, तो भैया तो 2500 रुपये फूक के पेपर दो। बस जीने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसका पेपर दीजिए आप। और हाँ, इन मीन टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मार्च के एंड में जामिया का भी फॉर्म रिलीज हो जाएगा मिड मार्च में, तो फिर RIE का भी फॉर्म रिलीज होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब CUET का पेपर दे रहे हो तो पूरा फुल टू परफॉर्मेंस दो। देखो, देयर इज नो प्लान बी। इफ यू रिलाई टू मच ऑन बैकअप, गेट रेडी टू पैकअप। जब जरूरत से ज्यादा लोग बैकअप बना लेते हैं तो उनका पैकअप हो जाता है, लेकिन मैं बैकअप नहीं बना रहा हूं। मैं बस 3-4 ऑप्शंस रखा हूं अलग अलग मौसम के लिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि गर्मी के मौसम में मैंने छाता संभाल के रखा है। तुम कह रहे हो अरे बहुत ज्यादा बैकअप के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? अबे बारिश तो आएगी ही किसी न तो किसी दिन। तो वो बस ऑप्शन ओपन रखा हूं कि क्या करने के लिए अभिलाष सर इस भरी गर्मी के मौसम में आप रेनकोट और छाता रखे हैं। अबे फिर कभी मौसम बदलेगा, बारिश बरसेगा, तो उस दिन रेनकोट और छाता काम आएगा। तो बैकअप नहीं है, वो बस एक दूसरा ऑप्शन भी मेरे जीवन में रखा हुआ है। नॉर्मली मैं जी रहा हूं अपना गर्मी के मौसम में, भैया AC चला के बैठे हुए हैं, लेकिन एक मौसम ऐसा भी आएगा जब बरसात में निकलना पड़ेगा किसी काम से। तो उसी तरह ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस पे रिलाय नहीं करना है बहुत ज्यादा कि वो अभिलाष सर ने तो छाता इसलिए रखा है क्योंकि धूप में भी जो है वो छाता लेके निकलेंगे। अब अपना मजाक क्या उड़ाएं, क्लास रहता तो मान लो उड़ा लेते हैं। ठीक है, अब मेरा छाता निकल के गर्मी में छाता लेके निकलने का मेरा क्या पर्पज़ है? मतलब कोई ये कहे कि चलो बैकअप के नाम पर और ये हो, तो देखो यार मैं बात ही बस ना कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शंस क्रिएट रखिए। ठीक है, उसका एक सही समय आएगा। ये नहीं कि उस छाते को मैं गर्मी में निकाल लिया और धूप में निकल के जा रहा है, अरे हमको कहीं टैनिंग ना हो जाए। अब पहले मैं अपने स्किन का कलर देखूं फिर तो टैनिंग के बारे में सोचूं। एज सिंपल एज दैट। तो यार देखो, ये जरूरत से ज्यादा प्रिपरेशन है। तब तुम होगा क्या कि तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो मतलब ऑप्शंस ओपन रखिए, क्योंकि उन एग्जाम्स का भी समय आएगा। IP वाले अपना पेपर ऑलमोस्ट 25 अप्रैल के बाद कराएंगे, मान के चलो 4-5 मई के अराउंड पड़ेगा बीएड का पेपर। जामिया वाले अपना पेपर ऑलमोस्ट 22-25 मई के अराउंड कराएंगे। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वाले अपना पेपर कुछ दिन बाद कराएंगे। ठीक है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग ऑप्शंस ओपन होगा। ठीक है, तुम्हारे आगे CUET है, पूरा बेस्ट दो। हम तो कह रहे हैं कि अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो वो भी वेट कर सकते हो, अभी तो फॉर्म फिलिंग में टाइम है और फॉर्म्स नहीं फिल कर रखा है तो और ऑप्शंस ओपन रखिए। तो कीप द ऑप्शंस ओपन। ऑप्शंस, यू डोंट नो कि एनी ऑप्शन कैन टर्न आउट टू बी अपॉर्चुनिटी। और जितना ज्यादा ऑप्शन रहेगा उतना ही ज्यादा आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहोगे। इन प्रिपरेशन फोकस ऑन व्हाट यू नो। ये लास्ट मोमेंट टिप पे मैं बोल रहा हूं। अब हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, लास्ट मोमेंट टिप पे मैं बोल रहा हूं कि फोकस ऑन व्हाट यू नो। अब ये नहीं कि एग्जाम के 4 दिन पहले कॉमर्स उठा लिए, इकोनॉमिक्स उठा लिए,
जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, मान लो तुम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले हो, तुम उठा के एकदम एंशिएंट हिस्ट्री चाट रहे हो बैठ के, तो फिर इस चीज से थोड़ा बचिए। लास्ट मोमेंट में फोकस ऑन व्हाट यू नो। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे मान लो कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो अब कोई अगर बीएचयू से हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि बीएचयू में एंशिएंट हिस्ट्री और आर्काइव वगैरह का पूरा डिपार्टमेंट ही अलग से है, या एएससी करके। तो उनका होता क्या है ना, वो लोग को देखोगे ना पेपर में अमूमन एंशिएंट पर फोकस ज़्यादा रहता है हिस्ट्री में, सीयूईटी के, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कन्वेंशन टूट सकता है, हो सकता है मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है फिर मेडाइवल से, फिर मॉडर्न से। ठीक है, एनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम एंशिएंट पे फोकस ज़्यादा रखते हैं पास्ट ट्रेंड देखते हुए। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट टिप क्या है कि अब जो नहीं पता है तो 2 दिन पहले थोड़ी ना बैठ के पूरा हिस्ट्री चाटोगे फिर। तो लास्ट मोमेंट टिप पर अब जितना आता है उसको समेटिए। हाँ श्योरली 2-4 टॉपिक नया ऐड करोगे, 2-4 टॉपिक उसमें ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एकदम नहीं आता, एकदम तुम परेशान हो रहे हो क्या क्या करें। भैया साइकोलॉजी में इसको एक तरह का बीमारी कहते हैं। ठीक है, कभी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ठीक है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं उसको। जैसे एक व्यक्ति था, उसको क्या किया गया, स्विमिंग पूल में ले गया गया, पूरा स्विमिंग पूल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। उस स्विमिंग पूल में इससे बोला गया कि उस स्विमिंग पूल में क्या किया गया, एक टाइल निकाल लिया किसी ने। ठीक है, उस आदमी ने कहा यार पूरा स्विमिंग पूल तो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन इस खूबसूरत स्विमिंग पूल में एक टाइल तो मिसिंग है। तुम्हारा अटेंशन बार बार उसी पे जा रहा है पूरे स्विमिंग पूल में कि एक टाइल मिसिंग है। तो उसी को कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि पूरे टॉपिक में तुम्हारा अटेंशन किस बात पे जा रहा है कि फलाना वाला टॉपिक ये चीज हमने नहीं पढ़ा है। पूरा पॉलिटी पढ़ लियो सर, मैंने पॉलिटिकल थिंकर्स के रिगार्डिंग सर नहीं पढ़ा है, और सॉक्रेटिस की क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी मैंने नहीं पढ़ा है। अब तुम हमसे फिलॉसफी नहीं समझो यार एग्जाम के एक दिन पहले कि सॉक्रेटिस की फिलॉसफी क्या थी। कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो इग्नोर करिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज होते हैं जो माइंड में हमको रखना चाहिए। और हाँ, मेहनत भाई गधा भी करता है। डेली बाइट्स के वेबिनार मीट में आए हो तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करता हूं कि भाई कुछ सीखने के लिए थोड़ा जागरूक बनिए। केवल डिग्री के भेड़ चाल में से बचना है, केवल डिग्री के भेड़ चाल में मत जाइए। ठीक है, क्योंकि डिग्री की भीड़ चाल आपको बहुत ज़्यादा कुछ देती नहीं है। एक बच्चा डिग्री के भीड़ चाल में क्यों पढ़ता है? बहुत से ऐसे लोग हैं बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, इधर उधर फील्ड छोड़कर बीएड क्यों चले आते हैं बीएड करने। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं तो किसी तरह प्राइवेट स्कूल में मास्टर बन जाएंगे, सरकारी टीचर आएगा तो एलिजिबल हो जाएंगे, धोखे से या धक्के से किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे मास्टरी में खूब सारा सीट आ रहा है, काहे ने बीएड कर ले रहे हो, काहे ने डीएलएड कर ले रहे हो, इसलिए वो डिग्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि कोई डिग्री लीजिए तो जागरूक बनिए, स्वयं को ऊंचे इमेज में देखिए, एक नॉलेज गेन करिए। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ रनिंग इंस्टीट्यूशन कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, वो प्राइवेट कोचिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस लेवल में आप बहुत बेहतर, बहुत बड़ा तभी करोगे जब आपके पास उस चीज़ का स्किल होगा, और वो स्किल में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब हम 18 से 25 साल में होते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको बार बार लगता है, हमको लगता है कि हम ही सब कुछ है, क्योंकि हमारे आगे सारा एकदम ऑप्शन ओपन दिखता है। हम 18 से 25 के में रहते तो हमको लगता है हम किसी से भी लड़ जाएंगे, हम बहुत बहादुर हैं, कल के अगले अंबानी हम ही हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक मुर्गी से 2 अंडा, 2 अंडे से 2 मुर्गी, उससे 4 अंडा, 4 अंडे से 8 अंडा, और ऐसे करके पूरा पोल्ट्री का तुम फार्म खोल दोगे, करोड़ों कमाने लगोगे। बहुत सारे आइडियाज आते हैं। उसी 18 से 25 में इश्क, मोहब्बत, प्यार, ब्रेकअप सब कुछ करना होता है, बहुत सारी ऊर्जाएं और एनर्जी रहती हैं। ठीक है, तो इस थोड़ा बात को समझिए कि उस एनर्जी और उस ऊर्जा को स्किल की तरफ ले जाना है, उस नॉलेज को गेन कराना है, और बहुत सारा कुछ है जो आपको नहीं आता है, तो आपको समय देना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए। और अगर आपके पास 4 स्किल वाले ऑप्शन आते हैं तो चारों को तुमको ट्राई करके देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई अगर ऑनलाइन काम करके पैसा अर्न करता होगा तो 10 क्या 1000 मेथड है ऑनलाइन से पैसा अर्न करने का। तुमको कोई एक तो चाहिए जो तुम पे सूट करे, और वो जानने के लिए तुमको 10 का 10 3-3 महीने समय देकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं कि जागरूक बनिए।
जागरूक बनिए, स्वयं को जानिए, क्या चीज मैं कर सकता हूं, क्या मेरे को नहीं आता है, क्या सारा चीज मुझे इंप्रूव करने का जरूरत है। ठीक है, किन सारी चीजों पर मुझे काम करने की जरूरत है। एंड आखिरी बात, ये डेली बाइट्स का प्रमोशन वाला एरिया है। गूगल के प्ले स्टोर में जा सकते हैं, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और COQP04 का कंप्लीट आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी डेली बाइट्स का नोट्स लेता है तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर पाओगे, वो अगर ऑफलाइन मोड में डाउनलोड हो रहा है तो ऐप में ही डाउनलोड होगा। यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सर ये तो सिलेबस जो आपने यूट्यूब पर समझाया था ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड सोशल साइंस के लिए है। नहीं भाई, दिल्ली बाइट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर डेडिकेटेड है, तो उसी COQP04 वाले पेपर कोड को मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से समझा रखा है। बेसिकली ये जो पेपर का पूरा ये है COQP04 वाला ही है। डेली बाइट्स के ऐप में जब आप जाओगे, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला आप टाइल ओपन करोगे तो उसी टाइल में आपको वहीं पर फ्री प्रीवियस ईयर पेपर, इनफैक्ट 2024 वाला पेपर भी लाइव मोड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। इफ श्रेया मैम इज हियर तो आई एम शायद वो मुझे बताएं, शायद लाइव मोड में भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली बाइट्स के ऐप में आप जा सकते हो गूगल के प्ले स्टोर में, हाँ यस, आप डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, गूगल के प्ले स्टोर में डेली बाइट्स के ऐप में बीएड एंट्रेंस और बीएड स्पेशल एजुकेशन करके जो टाइल होगा उसी में COQP04 वाला जो आइकन है उसमें ओपन करके देखिए। उसमें आप जो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर है और जो मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट में पहला वाला अटेम्प्ट करने के लिए जो फ्री है वो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर ही है। कुछ नहीं कर सकते तो जाकर उसको प्रैक्टिस कर लो, बाकी वहाँ नोट्स वोट्स पर अवेलेबल हो जाएगा। एंड यस, एक जो मेजर अनाउंसमेंट है वो ये है कि इसमें आपको मेरे जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह हुए हैं उसका एक्सेस 24 आवर में आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा डेली बाइट्स के ऐप में जाके इस नोट्स और मॉक टेस्ट को एक्सेस करता है तो मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस आपको उस ऐप में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको डेली बाइट्स के ऐप में उसका एक्सेस देखने के लिए मिलेगा, सो दैट आप बेस्ट वे में प्रिपेयर कर पाओ। एंड यस, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर, जस्ट रेज योर हैंड। अब थोड़ा आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने घंटे भर एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी कुछ। ठीक है, तो आई विल कम टू यू पीपल। एंड हाँ, प्लीज़ वही लोग क्वेश्चन पूछेंगे जो सेशन की शुरुआत से बैठे हुए थे। ठीक है, क्योंकि जो लोग बाद में आए हैं और रैंडमली इधर उधर कुछ पूछेंगे तो दैट्स रियली नॉट वाइज कि आप इस तरह क्वेश्चन कुछ मेरे से ट्राई करिए। हाँ, किसी को भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। किसी के मन में कोई समस्या, परेशानी, कोई दुविधा आ रही है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल बी रैपिंग अप द सेशन। रीमा, मैं आप पर भी आता हूँ। यस भावना, आपने कुछ मेरे को मैसेज किया था शायद इंस्टा पर। यस सर। तो कुछ बात समझ में आई? यस सर, अभी सेशन से समझ में आया, लेकिन मुझे ये इशू होता है कि अगर मैं कोई मॉक या फिर कुछ भी सॉल्व कर रही हूँ और उसके स्टार्टिंग के अगर मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो पैनिक या करती फिर हो? अगर मैं अनश्योर हूँ तो पैनिक हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे पूरा ऐसा लगता है कि आगे वाले जो क्वेश्चन हो सकता है अगर मैं शांत मन से करती तो मुझे आ जाते, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग के नहीं आए तो फिर बाद वाले भी सॉल्व होने में थोड़ा सा बिल्कुल अलग नेगेटिव अप्रोच हो जाता है। हो जाता है। तो मैंने तो तो अभी इस ये वजह से एक्सप्लेन करते, ओवरऑल नहीं पाता। ये मैंने एक्सप्लेन करते समय बात बोला कि शुरुआत में तुमको 3-4 क्वेश्चन नहीं आएगा तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि तुमको सहसा खुशी तब होगी जब तुमको पता चलेगा अच्छा बाकी के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलेगा? ये तो भैया मिलने से रहा। तो इसीलिए मैंने बोला कि पेपर में 60% ही ऐसा एरिया है कि आपका नॉलेज, 40% ऐसा है कि हाउ यू मैनेज। शुरुआत के 5 क्या 10 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना आ रहा हो पेपर में, तो उसके बाद तुमको पेपर में अपने आप को हैंडल करना है, तुमको खुद का पैनिक मोड हैंडल करना है, ना कि पेपर। ठीक है, जो कि मैंने बात आपसे बोली शुरुआत में कि 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं कर पा रही तो खुद को हैंडल करना होगा तुमको अब यहाँ से। ठीक है, वो आपको पैनिक मोड में डाल रहा है। पता चला पहला 10 क्वेश्चन ऐसा हो जिस सब्जेक्ट से तुम बिलोंग नहीं करते, शायद आप हिस्ट्री से है ना भावना? यस सर। हाँ, मान लो पहला 10 क्वेश्चन कुछ इकोनॉमिक्स का पूछ दिया, तुमको लगा अभी हिस्ट्री तो पूछा ही नहीं है क्या पेपर में, और हो सकता है आखिरी के 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हों। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा, आई एम कमिंग टू यू पूजा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के बीच में फ्लिप मत करिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पर हैं, अरे मेरे सब्जेक्ट से तो पूछा ही नहीं है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। भाई सीक्वेंस में बढ़ो, सीक्वेंस में बढ़िए, बहुत ज़्यादा फ्लिप मत करिए इधर से उधर, वो केवल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सॉल्यूशन कहीं से नहीं है। नहीं आ रहा है पहला 5 क्वेश्चन,
लर्न टू हैंडल दैट प्रेशर, क्योंकि एग्जाम में इस बात का भी टेस्ट हो रहा है कि तुम प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो। 40% एरिया वही है कि पैनिक में रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो। ये सेमेस्टर एग्जाम में होता है कि हाँ ठीक है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, 4 पन्ने का आंसर तो लिखना ही है, ठीक है। ये वहां पर लागू होता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ यस पूजा, हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पूजा। हाँ सर मुझे ये पूछना था, जो आप बोल रहे थे ना कि जैसे कि हम अभी मॉक्स लगा रहे हैं, तो मैं भी लगा रही हूँ। तो सपोज जैसे कि मैंने अब देख लिया उसमें मॉक्स में कि क्या क्या टॉपिक मुझे आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, तो मुझे और देख लेना चाहिए उसे। तो सर फिर मतलब जैसे कि आपने बोला कि हर क्वेश्चन देखो एंड देन फिर उसको मतलब एनालाइज करो, तो उसमें 6 आवर्स 4 आवर्स लग जाएंगे। तो सर लाइक हर दिन अभी से लेके मतलब अगर ऐसे रूटीन में अगर हम चल रहे हैं, तो सर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं कि कि टाइम कम बच कुछ रहा है। एग्ज़ैक्टली कि पीछे का भी रिवीजन मतलब ऐसे वे में होता है, तो सर इसको हैंडल कैसे करेंगे? यार मतलब किस पूजा, वे में? मॉक एनालिसिस इज प्रिपरेशन इन इटसेल्फ। इस बात को बस साइकोलॉजिकली दूसरे तरीके से देखिए। कोई बच्चे को लगता है कि मॉक वो 4 घंटे बैठ के पढ़ता है, तो उसको लगता है कि ये मेरे प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं है, हम तो बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे प्रिपरेशन का ही हिस्सा है। उस मॉक में आप 4 घंटे तभी दोगी एनालिसिस में जब किसी एक क्वेश्चन के पीछे तुम 10 मिनट भागोगी। जब क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट भागोगी तो उसको तुम गूगल करोगी, कहीं व्हाट्सएप पर सर्च करोगी, कहीं किसी एआई चैट में सर्च करोगी, तो उसके इन एंड अराउंड बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। दैट इज प्रिपरेशन इन इटसेल्फ। जैसे बहुत सारे बच्चे जब हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनसे कोई बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उनको लगता है कि यार न्यूज़पेपर पढ़ना तो टाइम किल करना जैसा है। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना टाइम किल करने जैसा तब है जब तुम न्यूज़पेपर खोल के पहला पन्ना पढ़ रही हो जहां पर ये लिखा हुआ है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ठीक है, और ये अखबार में हेडलाइन छपा है, तो हाँ तो टाइम ही किल कर रहे हो भाई। पेपर के सबसे बीच का एडिटोरियल तुमने खोला, 4 एडिटोरियल था, तुमने सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ा कि आर वी गोइंग टू सी अ पॉलिसी शिफ्ट इन अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब उसका तुम एडिटोरियल पढ़ी, तुम एक ही एडिटोरियल पढ़ोगी, उस एडिटोरियल को पढ़ के ठीक से एनालाइज करने में तुमको 1 घंटा लग जाएगा। तो तुम्हारा नॉलेज गेन करने के लिए एक एडिटोरियल भी पर्याप्त है, फिर तुमको 4 एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। उसी तरह तुम मॉक सॉल्व कर रही हो, एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप 10 मिनट समय देती हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। उसके इन एंड अराउंड अब चीज़ों को देखते हो। तुमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मिनिमम एज सिलेक्शन के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, तुमने गलती से 30 मार्क कर दिया था। अब तुम देखो जाके कि भैया लोकसभा वाले में 25 है, विधानसभा वाले में 25 है, राज्यसभा में 30 है, विधान परिषद में 30 है, गवर्नर के लिए 35 है, प्रेसिडेंट के लिए 35 है। इस डाउट को उसी समय क्लियर करिए, ठीक है, कि अगर हाउस का कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है तो तुमको तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में लिख दिया 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 1/10 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर। अब तुम्हारा लॉजिक नहीं काम कर रहा कि भाई 1/10 ऑफ प्रेजेंट मेंबर कैसे हो सकता है, ये तो ऑप्शन ही अपने आप में गलत बात कह रहा है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, तो उसके इन एंड अराउंड तो फिर तुमको रीड करना पड़ेगा यार। तो वो जो आप 4 घंटे दे रही हैं, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑनली। और 4-6 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा बोल रखा है, ठीक है। एनालाइज करने के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे हैं, और अगर वो जाता है इट्स वर्थ इट, सिंपली डू इट, इट्स वर्थ इट। आप उतना दीजिए, ठीक है, 3 घंटे आप दीजिए, ठीक है, वो वर्थ इट है। क्योंकि देखो पूजा, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हो तो 35-40 तुमको आता है, बाकी का जो 35 बचा है उसी पर एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इट्स वर्थ इट, वो कहीं से भी टाइम वेस्ट नहीं है। उसको साइकोलॉजिकली चेंज करिए माइंड में, इट्स टोटली वर्थ इट, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है। यस, आई विल कम टू साजिया, देन आई विल कम टू अदर पीपल। यस साजिया परवीन। जी सर। जी साजिया, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? आई एम ऑल्सो गुड। बहुत दिन बाद मैं एक्टिव हुआ डेली बाइट्स को लेकर। हाँ, अच्छा लग रहा है देखकर। नहीं नहीं, सेम हाँ जी सर, बताइए। हाँ प्रॉब्लम होती है ऐसे पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रही हूँ ना, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को ना भूल ही जाती हूँ। मेरे पास मैं जिसमें हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि यार ये सब्जेक्ट भी पढ़ने वाला। मैं ऐसा लगता है ना, उसके जो टॉपिक्स है मेरे दिमाग से वो निकल रहे हैं और फिर मैं उसी में घुस जाती हूँ। यार साजिया, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर एक ब्रेकअप के बाद आदमी दूसरे से किसी से इन्वॉल्व हो जाए तो पुराने वाला आदमी भूल ही जाता है आदमी, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है, अगर एक सब्जेक्ट के साथ ब्रेकअप करके दूसरे पर चली जाओगी तो बिल्कुल वो सब्जेक्ट यार भूलेगा,
ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सभी लोगों के साथ देखो होता है साजिया, ये नॉर्मल सा बात है, इसको पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ ऐसा होता है कि मैं एक सब्जेक्ट छोड़ के जब भी मैं दूसरे पर जाऊंगी ऐसा होगा। इसीलिए होता क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जागरूक बनिए और समय रहते पहले ही से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर तुमने एक बार पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है तो बस एक बार और कंप्लीट करो और फाइल को क्लोज कर दो। अब दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करिए। अब तुमको एग्जाम में ही वो बात समझ में आएगी कि क्या मैंने पढ़ा था। तुम ऐसा मत सोचो कि वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने रट्टा मारे थे तो अभी तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो छोटा से छोटा पॉइंट ही मेरे दिमाग में पॉलिटी वाला रहना चाहिए। नहीं, जब नया कंटेंट ऐड करोगी पुराना वाला दिमाग के डीप डाउन अंदर जाते जाता है, पीछे जाते जाता है, इसीलिए हमको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है और ये छूटेगा। मान लो तुम पेपर तक जा रही, तुम हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, हम तो कह रहे हैं तुम मॉडर्न पढ़ो तो एंशिएंट छूटने लगता है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स तो छोड़ो, मॉडर्न पढ़ो तो एंशिएंट छूटने लगता है पीछे। ये बहुत नॉर्मल सा बात है। ठीक है, अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई हैव लिटरली फेस्ड दैट थिंग। ठीक है, मेरे को एक बात ये पता है कि तुमने 3 से 4 बार मान लो हिस्ट्री पढ़ा है। ठीक है, अब भैया भूल रहा है, ठीक है, हरिओम, किताब रहा किनारे, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहा हूँ, अब जो पेपर में आएगा देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उस वक्त फॉर अ मोमेंट आपको हल्का सा कैजुअल अप्रोच देना पड़ेगा उसको। ठीक है यार, हो गया 4 बार मैंने इसको पढ़ा है, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट देखती हूँ। ठीक है, और हाँ भूलेगा, बहुत नॉर्मल सा बात है, एग्जाम के एक दिन पहले सब भूल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि 2 दिन पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जब कहना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, तो कहना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया ठीक है एक मोजिटो लाइए, थोड़ा चीनी डाल दीजिएगा उसमें और सोडा बैठ के पी रहे हैं। हाँ हाँ, लिटरली ऐसा होता है, क्योंकि पता है, इसीलिए मैंने बोला कि अंडर परफॉर्म नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले जब तुमको ये एहसास होगा कि सारा जो पढ़े थे सब भूल गया है, तो आपका ओवर परफॉर्म के ज़्यादा अंडर परफॉर्म का रिस्क रहता है। हमको उस चीज़ से बचना है। और उसी चीज़ से कब बच पाओगी, जब तुमको पता चलेगा बहुत नॉर्मल सा बात है, बहुत नेचुरल सा बात है, होता है, तब आप पैनिक नहीं करोगे। अदरवाइज एग्जाम सेंटर पर जाओगे, कोई चेक करने वाला बड़ा बेवकूफ़ बैठा रहेगा, वो बोलेगा कि हाथ का ब्रेसलेट निकालिए, काम का झुमका निकालिए, कलावा निकालिए और ये वो, तुम सब निकाल के बैठे, वहाँ पता चला पेपर लीक हो गया कहीं और। ठीक है, तो ये हाँ हाँ, ये सब चीज़ें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पता चलेगा वो मूड खराब करने के लिए बैठे हैं, अरे मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मतलब बहुत तरह तरह का पैनिक वो क्रिएट होगा। पता चलेगा सेंटर के बाहर फ़ोन रखने का कोई वो नहीं है, क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आप अपने बैग एंड बैगेज की खुद जिम्मेदार हैं। तुम सोच रही हो क्या करें, अबे कुछ मत करो, पास में जाओ, कोई दुकानदार जिसका परमानेंट दुकान जो तुमको लगे देख के भाग नहीं सकता है, उस दुकानदार को दे दो, कह दो भैया आते हैं 50 रुपये देंगे पेपर से आने के बाद, रख लीजिए। ठीक है, फाइंड अ वे आउट। पैनिक करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, 4 लोग भैया कहाँ रख रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, भैया कैसे होगा। तो पेपर से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी मूड खराब हो सकता है, किसी का पेपर लेट होने लगेगा, कोई भागते हुए पहुंचेगा, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमको पता चलेगा 2 दिन पहले कुछ नहीं याद आ रहा, पेपर में भागते भागते पहुंचे, लास्ट मिनट में जितना पढ़े थे सारा भूल गया। प्रिपेयर रखिए, इट्स वेरी नॉर्मल, रिलैक्स करिए। जितना पढ़े थे, मैंने बोला ना कि इस सेशन तक ही आपने जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं, अब बस रिवाइज करिए, पॉलिश करिए, अब जो आता है सो ऊपर वाले की मर्जी। ऑप्शंस ओपन रखिए, जब ऑप्शंस भी रहेगा तो डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, पैनिक भी नहीं होंगे। ठीक है, वही सिंपल सा तरीका। ये आई कम टू नहीं नॉट डिम्पी, इनके पहले कौन था, जस्ट फॉरगॉट हर नेम। ओके, आई कम टू रोमा, देन आई कम टू डिम्पी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मॉक है हम ये टेक्स्ट बुक ऐप पर भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर चेक कर रही हूँ ना तो उस पर है नहीं, तो या फिर ये दिल्ली बाइट्स ऐप पे ही हमें ये मॉक टेस्ट वगैरह दिल्ली में बाइट्स शो पर करेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ऑप्शन आपने बोल ही दिया तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूँ। देखो क्या है ना यार, जैसे कोई मॉक टेस्ट लेने जाएगा दिल्ली बाइट्स के ऐप पर, तो उसको कई बार ना बहुत महंगा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है, एक सिंपल सा इक्वेशन ये है, ये कोई एसएससी का पेपर नहीं है कि जिसको 15 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और हमको किसी को बोलना ना पड़े केवल एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है तो 1 लाख लोग तो पहले ही लाइन लगाए हुए हैं मॉक टेस्ट लेने के लिए, तो मॉक टेस्ट 500 रुपये का भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस तरह के एग्जाम्स में आपको कोई मदद करने वाला मिल जाए, कोई आपको घंटा भर सेशन करा दे, कोई गाइड कर देना, बहुत है। क्यों?
क्योंकि इसी COQP के पेपर कोड में COQP 07 का कुल पता है पेपर कितने देने वाले लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया है? सिर्फ 3,000 लोग, 3 से 3,500 लोग ही पेपर देते हैं पूरे इंडिया में। COQP 07 का, COQP 06 का कितना डिफिकल्ट होता है साइंस और मैथ वालों को बच्चों का बैच वैच का अरेंजमेंट करना ना, मैं ही जान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 3,000 लोग पेपर देते हैं तो 1/10 लोग भी ऐसे नहीं होते जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हों उसके। 3,000 में से 300 लोग भी देखते होंगे, और उस 300 का 1% भी लोग होते हैं, हार्डली 1% लोग ही होते हैं जो किसी प्रिपरेशन क्लास को एक्सेस करेंगे, और उसको बनाने के पीछे का जो एफर्ट और एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम किसी रैंडमली को तो बैठा नहीं सकते, कोई क्वालिफाइड फैकल्टी होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जो आप इधर उधर सोच रही हैं कि मॉक टेस्ट मिल जाए, एक लाइन में बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। और अगर कहीं कुछ उस नाम से मिल गया तो हो सकता है कि रीबॉक की जगह रीबुक का जूता मिल जाए, मंच की जगह मचमच मिल जाए, किटकैट की जगह किटकिट मिल जाए, कुछ ऐसा आपके साथ हादसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। डेली बाइट्स पर अगर 04 लिखा हुआ है तो वो 04 ही है। उसमें बस एक ही शिकायत होता है कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऐप में जाके परचेस कर लेते हैं 2999 का, और वो सोचते हैं इसमें प्रिपरेशन क्लासेस भी हैं, तो वो महसूस करेंगे कि डेली बाइट्स वाले मेरा पैसा ले लिए हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़, बच्चे को ये लग सकता है कि हम नोट्स परचेज कर लिए हैं, ये हमको प्रिंट करना है, तो हम उसको प्रिंट करने के लिए नहीं दे सकते क्योंकि ऐप में फीचर ही नहीं है। मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो डेवलपर वगैरह होते हैं ऐप के, वो मुझे बाद में पता चला कि जितने भी बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म है, कोई एकेडमी है, कुछ भी है, सबका उन्हीं लोगों ने उनका ऐप बना रखा है और कहीं पर भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, बहुत सारे बच्चे डेली बाइट्स पर ही आते हैं, फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, तो उनको आइडिया नहीं कि डाउनलोड नहीं होता है। तो जब वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा तो ये दो चीज़ें प्रमुख चीज़ें जिस पर मुझे गाली दे रहा होता है। पहला चीज़ कि वो सोचता है कि प्रिपरेशन क्लास है, वो गलती से परचेज कर लेगा तो मुझे गाली दे रहा होगा। दूसरा चीज़, डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो गाली दे रहा होगा। तो ये जानते हुए परचेज करिएगा, ठीक है रोमा। तो और वो 2999 के ऐप में मिलता है। मैं बस इतना ही बेहतर कर सकता हूँ कि उसमें चीज़ें उसमें और ऐड ऑन करवा दूँ, जैसे नोट्स ऐड ऑन करा दिया गया है, आज मैंने बोला रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऐड ऑन करा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। बस ये करा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको सस्ता परचेज कर रहे हैं तो कॉशियस रहिएगा। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कितने लोग उस पेपर को देते हैं, बहुत मैटर करता है। ये सब गलत फहमी है आप लोगों की कि कोई यूट्यूब पर फ्री में कुछ लाइव कोई कहीं कुछ करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बोला ना कि 3,000 लोग अगर पेपर देते हैं, 300 लोग भी यूट्यूब पर उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, उस कंटेंट को, ठीक है। और उसका भी 1% लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यही रेशियो होता है, ये पता चलेगा 3 लोग आएंगे, ठीक है। और एफर्ट और मेहनत उतना ही जाता है। यस रोमा, वेलकम टू डिम्पी। यस डिम्पी पांचाल, यस प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मुझे पूछना था, जैसे कि हमारे जो पेपर है तो उसके अंदर हमारे जनरल जो क्वेश्चंस होते थे, जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं सर? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो बस तुमसे ये पूछ देगा कि सोशल साइंस के क्लास में कास्ट सिस्टम पर एक डिस्कशन हो रहा था, और एक टीचर ने किसी और एक बच्चे को दूसरे स्टूडेंट ने किसी जातिवादी टिप्पणी से वो कर दिया, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगी? तो डिम्पी तुम क्या करोगी बताइए? आप सोशल साइंस की क्लास में बैठी हैं, एक बच्चा जिसको पता चलता है कि वो ऊंची जात का है, किसी दूसरे बच्चे को कास्ट के नाम पे ह्यूमिलेट कर देता है, आप क्या करेंगी डिम्पी? नहीं सर, नहीं पता, आप बताइए। हाँ, हम मेरा टेस्ट थोड़ी ना है, हाँ, हमको नहीं पता। आप ही बताइए थोड़ा सा। हमको क्या पता क्या करना है? 4 परिस्थितियां लिखी रहेंगी, जो तुम सेलेक्ट करोगी उस हिसाब से तुम्हारा फेल और पास डिसाइड हो जाएगा, जी सर। ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं स्कूल में रहूंगा तो मैं कहूँगा भैया हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको इसी बात का तनख्वाह मिलता है, तुम लोग क्लास के बाहर सेटल कर लेना, पापा मम्मी तुम लोग आपस में बात कर लेंगे। मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या मैं ऐसा कहने वाला हूँ? नो सर। देखो, उसको गलत फहमी है। मैं स्कूल में टीचर रहूँगा या सिलेबस का प्रेशर रहेगा, मैं यही कहूँगा। लेकिन पेपर में 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, मैं दोनों बच्चों को किनारे बुलाऊंगा, काउंसिल करूंगा, समझाऊंगा कि ये सब बातें पर फोकस मत करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। जिस बच्चे को ह्यूमिलेट करेंगे मैं उसको मोटिवेट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको सामने बैठाएंगे, सेम सीट पर बैठाएंगे, मैं ये सब चीज़ें मार्क करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा? स्कूल में जाओगी, वहाँ प्रिंसिपल तुमको सिलेबस के लिए डंडा किया रहेगा, 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराना है, उस पर तुम्हारी नौकरी और सैलरी डिसाइड है, या 2 बच्चे जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इट कैन गो ऑन रिलीजन ऑल्सो।
तो बस वही सोशल साइंस के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। वो एक नॉर्मल सा परिस्थिति का सोशल साइंस की क्लास में कैसा बिहेव करोगे, वो एक तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ही तो है, और क्या है। जी सर। ठीक है। और बच्चे रिलीजियस लाइन पर टिप्पणी करते हैं, बच्चे रेशियल लाइन पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है। पता चला मान लो मैं किसी लड़की से बात करने गया, वो बोली तेरे बगल में नहीं बैठेंगे क्योंकि तू आर डार्क इन कलर कंपेयर टू मी, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, मैं जाऊं टीचर के पास? भाई मत बैठो भाई, किसी और के साथ बैठ जाना। हाँ यस यस, ऐसा कुछ भी हो सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो आप फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, उस परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करोगे, सॉरी कैसा रिस्पॉन्ड करोगे। बेसिकली रिएक्ट तो हर आदमी करता ही है, कैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो बस ये चीज़ है। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्यों नहीं हो सकते हैं, और होना भी चाहिए पेपर में। ठीक है, तो वहां पर आपका समझ काम करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखकर करिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में जो बेस्ट सूटेड आइडियल ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके नुपुर मैम का एक पूरा प्लेलिस्ट होगा, सभी वीडियोस 15-15 मिनट के हैं, सभी वीडियोस को 4 से 5 बार देख जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आता है तो करना क्या है तुम्हें। जी सर, वो मैंने सारे देख लिए वीडियो। बस उतना बहुत है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उतना बहुत है। हाँ यस, दीक्षा चौबे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दीक्षा जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरे ना सर जैसे लास्ट ईयर जो पेपर था PYQ का, तो उसमें इकोनॉमिक्स बहुत अलग लेवल पे पूछा हुआ था, और इकोनॉमिक्स ना मैंने 11th में पढ़ा, ना मैंने 12th, ना ग्रेजुएशन में सर। मैंने भी। तो सर अभी भी सर अभी मेरा बहुत सारा टॉपिक रह रहा है इकोनॉमिक्स में, तो सर क्या मैं हाथ लगाऊं, क्योंकि अब 10 से 12 दिन रह रहा है, तो मैं क्या बिल्कुल करूं? लगाइए, 5 दिन और हाथ लगाइए। नहीं सर, भूल गई तो सर, कुछ हुआ ही नहीं तो। नहीं तो 5 दिन उस पर हाथ लगाओ, तो बाकी की चीज़ों पर हाथ कम मत करो ना। अब तो एग्जाम टाइम आ गया है, अब तो तुमको 2 घंटे की जगह ऑलरेडी 4 घंटे बैठना चाहिए। हाँ सर, वो तो चल रहा है प्रिपरेशन। बस चल रहा है ना, तो वो ठीक है। जैसे मान लो यार, देखो यार सिंपल सा बात है, एग्जाम का 10 दिन रह गया है, तो तुम 3 घंटे की जगह 6 घंटे बैठते हो, बट नेचुरल सा बात है। ठीक है, तो बाकी के सब्जेक्ट को छोड़िए मत, आप ये इंक्लूड कर लीजिए कि मैं मॉर्निंग में उठूंगी, तो मान लो मैं 5 बजे उठी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश होने के तामझाम में नहीं फंसूंगी। ठीक है, दैनिक दिनचर्या का जो क्रिया है उसे पूरा करके बस सीधे क्या किए, मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए, और 2 घंटे मैं फ्रेश होने के बाद मैं पहले इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी। और फ्रेश होने का मतलब ये नहीं कि जा रहे हैं, नहा रहे हैं, लाली लिपस्टिक लगा रहे हैं, चमक रहे हैं, ये सब नहीं। ठीक है, बस फ्रेश हुए, आए, बैठे, पहले 2 घंटा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, फिर मैं जाऊंगी फ्रेश होने, नहाने धोने, तैयार होने, फिर मैं वापस अपना बैक टू नॉर्मल रूटीन की हिस्ट्री पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। जो चीज़ ऑड है उसको एक ऑड टाइम पर एक ऑड आवर दीजिए आप। ठीक है, मान लो तुमको इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही है, अरे तो दिक्कत हो रही है तो भैया सुबह 5 बजे उठो, 2 घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, जी। और फिर और बाकी का अपना जो दिनचर्या है वो एज यूजुअल रखिए, 2 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा चुराइए अपने जीवन से। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सही तरीका वही है। यस, आई विल कम टू चंचल यादव, देन आई विल कम टू भावना। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग चंचल जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैंने पढ़ लिया ल्यूसेंट से एक बार ही, मतलब सारा दोबारा रिवीजन के लिए, बट फिर भी मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे काफी, तो वो मेरे को एक तरीके से स्ट्रेस दे रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आप लूसेंट में कैसे पढ़ रही हैं? सर मैंने ना बेसिकली पहले एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी थी, अब मैंने फिर ल्यूसेंट से थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल स्टैटिक जीके भी पढ़ा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी थे, बट फिर भी सर कई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ल्यूसेंट मैंने सब बेसिक कुछ टॉपिक्स पढ़े, सारे नहीं पढ़े हैं, अच्छा, जो आप मेरे साथ रिलेटेड बैच टू में रही हैं एनसीईआरटी है क्या? उनको पढ़ा है। आप मेरे साथ बैच में रही हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, नहीं, ठीक है। देखो यार, लूसेंट एक ऐसी बुक नहीं है कि आप रैंडमली उठाओगे, टॉपिक से उठा के पढ़ने लगोगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि लूसेंट एनसीईआरटी का अपने आप में बहुत ही शॉर्ट में, क्रिस्प में जिस्ट है पूरा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 4 टॉपिक उठाओगे और यहाँ से लूसेंट से रट्टा मार लोगे, क्योंकि तुमको लूसेंट से एक्जैक्टली क्या पढ़ना है तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला तो आपका रॉन्ग मूव ये रहा है कि शुरुआत में आपने एनसीईआरटी उठा लिया। ठीक है, यस सर। क्योंकि देखो चंचल, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ के पेपर दोगी, तुम देखोगे कि तुम एनसीईआरटी कंप्लीट तो कर लियो, लेकिन अटेम्प्ट कुछ नहीं कर पा रही हो पेपर में। यस सर। ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने यू हैव जस्ट रेड एनसीईआरटी एंड यू आर सिंपली कंप्लीटिंग योर सिलेबस
बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एग्जाम। मतलब तुम सिर्फ चीज़ों को रीड कर रही हो और सिलेबस कंप्लीट, पेजेस कंप्लीट हो रहे हैं, सिलेबस नहीं, पेजेस कंप्लीट हो रहे हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। जहाँ पर बादशाह अकबर की कुछ कहानी लिखी हुई है, हर्षवर्धन की कुछ कहानी लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। वहाँ पर क्या दे रखा है कि हर चरित्र किसने लिखा है, ठीक है। द फॉरेन Yes, ट्रेवलर हु sir. विजिटेड ड्यूरिंग द रेगिम ऑफ विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब्स द अकाउंट ऑफ कुंभ। अब किसी ने पढ़ रखा होगा तो उसने देखा होगा कि मैंने लूसेंट में हर्षवर्धन के समय उसको मार्क करा रखा है कुंभ के रिगार्डिंग। मैंने उसको बताया था कि हर्षवर्धन के समय हीन चांग विजिट किया था, क्वाइट पॉसिबल उसी ने लिखा हो। ये होता है कैलकुलेटेड तुक्का। ओके सर, तो ठीक सर है। इसका कुछ सोल्यूशन है अभी, मतलब नहीं कुछ यार, दिन इसका के लिए? सॉल्यूशन ऐसे नहीं है कि तुम रैंडमली एनसीईआरटी उठा लोगे और तुम सोचोगे 10 दिन पहले से क्या सॉल्यूशन है। देखिए चंचल, आप किस बुक से कंपैटिबल हैं ये मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा मुझे आपको और डिटेल में बात समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझना नहीं चाहूँगा, ठीक है। मैं बस आपको इन शॉर्ट में बस बता दे रहा हूँ कि देखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रही हैं आप लिख लीजिए अपने पास कि यहाँ से अब आपको लूसेंट से पढ़ना है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट Okay, वाइज sir. डिवाइड कर लीजिए कि एक, मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं तो हिस्ट्री फिर आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, और पॉलिटी फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, और एक मॉर्निंग में एक इवनिंग शिफ्ट में डिवाइड कर लीजिए अपना, ओके सर। ठीक है। क्योंकि देखो लूसेंट को पढ़ना है, एक ही चीज़ लाइन बाय लाइन मार्क करना, वो इतना ईजी वे आउट नहीं है, सडनली नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एकदम खरी खरी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सडनली नहीं होगा, सडनली उसी को करना संभव नहीं है, ठीक है। और हाँ, तुम जब खुद से पढ़ोगी तो उसमें बहुत कुछ दे रखा है लूसेंट में, यस सर। तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये कैसे फिगर आउट करोगी। क्या छोड़ने के लिए तो तुमको पहले लूसेंट को 10 बार पढ़ना पड़ेगा और 10 एग्जाम देना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा जीवन में कि लूसेंट में क्या पढ़ना था क्या छोड़ना था, ठीक है। ये चीज़ है। अदरवाइज तो तुम इसी में उलझे रहोगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 21 साइड का एक्सकावेटर कौन है, यस सर। ठीक है। तो ये दिक्कत आने लगेगी, तो इससे होगा क्या ना, बार बार डिमोटिवेट होंगी। तो मेरा आपको सजेशन है, अगर आप एनसीईआरटी से जिन टॉपिक्स को पढ़िए तो वापस से फिर से एनसीईआरटी को ही रीड करिए, ठीक है। तो वापस ओके से फिर सर। आप एनसीईआरटी को ही रीड करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ यस, 2 मैं लूसेंट से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा कि आप वापस एनसीईआरटी से ही पढ़िए, क्योंकि हाँ श्योरली लूसेंट भी उठाइए, थोड़ा 2 घंटे समय दीजिए मॉर्निंग में। देखियो ऐसा कर सकती हो कि जो टॉपिक तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा उन टॉपिक्स को साथ के साथ सुबह उठ के लूसेंट में 2 घंटे देख लीजिए, क्योंकि लूसेंट एक ऑब्जेक्टिव बुक है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे हमको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर बहुत ठीक है, हेल्प करने के लिए। ओके, थैंक यू चंचल। यस भावना, यस प्लीज। हाँ सर, जैसे आपने बोला था कि मिसिंग टाइम वाली चीज रहती ही है, एंड मोमेंट तक भी लगता ही रहेगा कि ये चीज नहीं पड़ी, तो किस पॉइंट पे आके एकदम छोड़ देना है कि अब और कुछ नया एडिशन करना ही नहीं है, या फिर अब कुछ नोट्स को भी हाथ नहीं लगाना है? किसी पॉइंट पे नहीं छोड़ना है भावना, किसी पॉइंट पे नहीं छोड़ना है 13 को शाम को है एग्जाम, भावना, किसी तो पॉइंट पर पूरा नहीं दिन छोड़ना है। इट इज जस्ट अ जर्नी, ठीक है। कितनी बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं, बस उसका कोई अंत नहीं है। इट इज जस्ट अ जर्नी, जस्ट गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। कोई इसका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तुमको लगे कि अच्छा वो मिसिंग टाइल वाला बात दिमाग में आ रहा है तो यार आते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो ये भी तो उसका एक फ्लॉ हो सकता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को सब आता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी हो सकता है, तो वो भी ना हो, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने बोला एक तरह का जर्नी है, एक तरह का हैंडल करना होता है खुद को। जिससे मेरे से कोई कहे व्हाट इज अ परफेक्ट लाइफ, क्या अभिलाष सर आप परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं? नहीं पता नहीं यार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। रात में भर के मसाले भर के खाना खाया, मुझे सुबह लगा यार ये ठीक नहीं इतना मसाला मुझे खाना नहीं, लेकिन मजा खाते समय मजा आ रहा था, उसमें परफेक्ट लाइफ जी रहे थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसे चलेंगे तो फैटी लीवर होने लगेगा आपको। अब फैटी लीवर होने लगा तो इसे क्या मतलब छोड़ ही दें? नहीं यार, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, थोड़ा सा इस बात को माइंड में रखो, ठीक है। अननेसेसरी अवॉइड करो, मार्केट से थोड़ा परचेज करके मसाला खाना अवॉइड करो, तुम्हें चाहे नमकीन अच्छा लगता हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा आपने हमको एटीट्यूड को मेंट करना पड़ेगा यार, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जो मैंने मिसिंग टाइल वाली बात की, तो अब तुम क्या कर रही हो कि भैया यार मेरा तो इकोनॉमिक्स हो ही नहीं रहा है यार, हम क्या बताएं, मेरे तो लगी पड़ी है। यहाँ हिस्ट्री की बैंड बजा रहे हो बैठ के, हिस्ट्री खोल के इकोनॉमिक्स के बैंड बजाए पड़े हो, पॉलिटी खोल के अरे यार हम तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 10 दिन रह गया, इकोनॉमिक्स की बैंड बजी पड़ी है, इकोनॉमिक्स की पॉलिटी की बैंड बजा रहे हो। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तुमको पता है मेरा इकोनॉमिक्स छूट रहा है यार, सुबह थोड़ा 1-1 घंटा मुझे देना चाहिए सावधानी के नाम पर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बस ये अप्रोच रखिए, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ द वे नहीं करनी होती। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर किसी और कैंडिडेट को कोई भी और डाउट एंड क्वेरी? ठीक है, किसी और को कोई बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी? ठीक है, ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। देखिए, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड ध्यान दीजिएगा, पेपर में जितना कुछ पढ़े हो, जितना कुछ किए हो, लास्ट मोमेंट में सब कम पड़ जाता है। लेकिन यार बात सिर्फ ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं है यार, बहुत लार्ज लेवल पर देखोगे तो बहुत छोटी बात, अपनी पूरी ज़िंदगी को एनालाइज करोगे तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। लेकिन ध्यान दो यार, तो ऐसे तो फिर हर मुद्दा ही छोटा होता जाएगा जीवन में, ऐसे तो फिर हर मुद्दा ही छोटा होता जाएगा जीवन में। कब एक ऐसा दिन आएगा जब आप उस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा सीरियस होगे, इस एग्जाम को ठीक से नहीं दोगे, यहाँ नहीं ठीक से मेक थ्रू कर पाओगे, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे करोगे? ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पहली बार हिस्ट्री की बुक उठाने की ज़रूरत है, बिना हिस्ट्री के बैकग्राउंड के होते हुए पहली बार पॉलिटी की बुक उठाने की ज़रूरत है, पहली बार जियोग्राफी की बुक उठाने की ज़रूरत है, पहली बार इकोनॉमिक्स की बुक उठाने की ज़रूरत है। यहीं से हमारी तैयारी शुरू होती है। अगर आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब वगैरह देने का मन है, तो अगर ऐसा है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर नहीं रिलाय करना चाहते हैं, तो श्योरली अपने फिर जॉब वाले स्किल्स इंप्रूव करिए, अपने बिजनेस वाले स्किल्स इंप्रूव करिए, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करिए, अधिक से अधिक चीज़ों में, डाइवर्स चीज़ों में हाथ डालिए। ठीक है, तो श्योरली आपको नॉलेज गेन होगा। ठीक है, आप डेली बाइट्स का भी जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है। मैं ओपनली स्टूडेंट्स को कहता हूं, ओपनली मैंने बोल रखा है कि डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल में बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, मनी मेकिंग, साइकोलॉजी ऑफ मनी, कैसे जो है, कैसे हम क्या क्या स्किल्स सीखें जिससे आने वाले समय में हम खुद से काम करके घर से बैठ के अर्न कर सकें, कैसे हम अपने बिजनेस, कैसे अपने हम लाइफ को बेहतर तरीके से अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक है तो आधी से ऊपर ज़िंदगी वो अपनी बेहतर खुद ही कर लेंगे। एटलीस्ट कम से कम सुलझाने के लिए ऊंची चीज़ें होंगी। ठीक है, एटलीस्ट जीवन में समस्याएं ऊंची वाली होंगी। लेकिन तब भी देखो कि जॉब रेडी स्किल का सेशन, अगर यहाँ कोई मेरा स्टूडेंट होगा जो सितंबर अक्टूबर वाला बैच ज्वाइन किया था, तो मैं उन लोगों को बताता था कि नवंबर के एंड में शुरू होगा, दिसंबर के एंड में शुरू होगा। जो बच्चे दिसंबर के बैच में ज्वाइन किए थे उनको मैं बोला था जनवरी के एंड में शुरू होगा। अब मैं बोला था फरवरी के एंड में शुरू होगा, अब मार्च आ गया। मैंने ओपनली बोला इसका लॉजिक क्या है? अरे इसका लॉजिक सिंपल था, ये है कि दुनिया कह रही है सर हमको बीएड और सीटेट का क्लास ज्वाइन करना है। हम उसको कहाँ बोलेंगे स्किल सीखो, ये सीखो, वो सीखो, माथापच्ची भी ज़्यादा करेगा और फी जो है सीटेट के बैच में, बीएड के बैच में 2 रुपये ज़्यादा ही है, टाइम मुझे उतना ही देना है। सिंपल सा मेरे लिए इक्वेशन है। लेकिन मैं कह क्यों दे रहा हूँ आपसे? भैया एज अ टीचर मैं तुमको अपने स्टूडेंट समझते हुए साफ सुथरा बात रख दे रहा हूँ। तुम साफ सुथरा बात समझ के अपने जीवन का प्रायोरिटी सॉर्ट आउट कर लो। क्यों मैंने आगे से आके बोला? क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, दिन भर केवल मैथ की क्लासेस चला रहे हैं, केवल सरकारी नौकरी के नाम पर तुम्हें भगा रहे हैं कि एक बार में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए ना, फिर तो यूं होगा, जाओगे ना, बोलोगे ना इनकम टैक्स को हड़क जाएगा एकदम। ठीक है, अबे ये सारा हड़काने उड़काने वाला काम केवल आम आदमी के लिए है, मिडिल क्लास आदमी और शहर में जो आम लोग हैं, बाकी के लोगों को घंटा का फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तुमको जान के आश्चर्य होगा कि 90% लोग तो इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में ही नहीं आते हैं, फिर भी कोई इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर का है तो लोग सोच रहे हैं अच्छा कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ ये आ गई, लोग यूट्यूब पे बैठ के इसे शॉर्ट्स बना रहे हैं और फिर हमारा मैथ से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे तो तुम सिर्फ कोचिंग ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा मतलब मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ अपने स्किल पर भी काम करने की ज़रूरत है, इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने बोला था कि जागरूक होने की ज़रूरत है। मेहनत तो भाई गधा भी कर रहा है, लेकिन वो जस्टिफाई क्यों कर देंगे? एक बार इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए ना, और तुम क्या सोच रहे हो बिना ये बात जाने कि यार इंडिया में 3 से 4-5% लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से 2% ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी के लोग टैक्स के स्लैब ही में नहीं है। ठीक है, ये परिस्थिति है।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। तो देखो यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपका सोसाइटी जो चीज़ बहुत हाइप कर रहा है, जो चीज़ परसीव कर रहा है, वो चीज़ वाकई में अच्छी हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अगल बगल कोई अच्छे एग्जाम्पल ना हो, ठीक है, तुम्हारे अगल बगल कोई अच्छा एग्जाम्पल ना हो, ये चीज़ भी हो सकता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ अपने प्रायोरिटी सेट करो। मैंने बताया ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम बी एड सीटेट पर और जॉब रेडी स्किल का सेशन नहीं शुरू हो पाता डेली बैट्स का, इसीलिए नहीं शुरू हो पाता है, पोस्टपोन होते रहता है ना। अभी टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, अभी तुमको दिखाई देगा बैक टू बैक टीजीटी पर सीटेट का मैटर सुलझा रहे हैं बैठ के। ये मैं नहीं, ऑडियंस कह रही है, ठीक है। लेकिन वो मैं सुलझा कैसे पा रहा हूं? क्योंकि मेरे स्किल्स को मैं लगातार पॉलिश करते रहता हूं। अगर मेरे बैच में मेरा स्टूडेंट को मैं बहुत सारे इंग्लिश की नॉवल दिखाता था, मैं कौन सा पढ़ता था, तो अब मैं हिंदी वाले भी पढ़ने लगा उठा उठा के, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना, जो मैं बहुत सारे हिंदी की बुक दिखा सकता हूँ। अब मेरे पास कोई आएगा बच्चा तो मैं हिंदी की किताबें दिखाने लगूंगा, देखो यार मैं हिंदी का ये वाला नॉवल पढ़ रहा हूँ, ये वाला उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये सारा चीज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक तो इंग्लिश वाले भी मैंने इधर मंगवाए हैं, ठीक है। तो वो देखोगे कि वो चीज़, क्योंकि अपने आपको कंटेंट को लगातार पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है, तब हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आपको अपने लिए रास्ता बिल्ड करना है, आपको अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने हैं, और वो तभी क्रिएट होंगे जब 4, 6, 10 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। हाँ, यस पूजा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि लूसेंट से अगर हम पूरा रिवीजन अभी मैं कर रही हूँ, तो सर लाइक जस्ट फॉर माय से कि सर क्या एनसीईआरटी मतलब टच करने की भी जरूरत है, या मतलब देयर इज नो नीड, मैं लूसेंट को पढ़ लूँ 10 देखो पूजा, बार? एनसीईआरटी इज ऑलवेज नीडेड, वन शुड ऑलवेज रीड, वन शुड ऑलवेज कीप एनसीईआरटी इन देयर प्रायोरिटी। मैं कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आपके प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना कहता हूँ कि कई बार होता है कि बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम और आदमी सांप के बिल में हाथ डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है, तब तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का पॉलिटी बहुत मक्खन है। सोशल साइंस की तुम खोलोगे ना एनसीईआरटी, सटासट एकदम कंप्लीट होगा, 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट कर दोगी। लेकिन तुम्हारी जगह एक दूसरा बच्चा क्या गलती कर सकता है, उसको आगे पीछे कुछ क्लियर नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ दौड़ में लग गया क्लियर एनसीईआरटी पूरा खत्म करने में। तो जानते हो क्या कर रहा है, रीड करते जा रहा है और सोच रहा है कि पन्ने कंप्लीट करने से मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम तब है अगर आपको लूसेंट में जो हिस्ट्री के फैक्ट्स दिए हुए हैं, बेसिक डेटा दिया हो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो तुम देखो कि तुम्हारा जो कैचिंग पावर और जो ग्रैप्सिंग पावर वो बढ़ जाता है। अदरवाइज 90% लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो रीड करते हैं, पेजेस कंप्लीट करते जाते हैं। क्योंकि जब तुम लाइन को रीड कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज अ बुक दैट नीड्स टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। तो तुम लाइन के बीच से तो पढ़ नहीं रहे हो, और क्वेश्चन बनेगा लाइन के बीच से। तो वो तुमको कब पता चलेगा, जब तुम उस टॉपिक का भावार्थ पहले से समझे रहोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पर केवल 2 ही पेज दिया हुआ है, तो तुम अपने काम का चीज उस 2 पेज से भी निकाल लोगी। अदरवाइज उसमें से कंटेंट निकलेगा नहीं ठीक से। सिर्फ पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, बुक कंप्लीट हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक रूप से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, उनसे उनका क्वेश्चन नहीं हल होता है। यहाँ कई ऐसे होंगे जो कन्फेस कर लेंगे इस बात को कि हाँ सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा था तो नहीं हो रहा था, क्योंकि तुमने डायरेक्ट खोल दिया, तुम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ने लगे, तुम बैठ के पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर, और समझ ही नहीं रहे हो कि इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उतना तुमको उसमें माथा नहीं मारना है, 2-3 प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है बस इतना जानो, ठीक है, आगे बढ़ो। वो जस्ट 2 से 3 बार आपको रीड लेना है, ठीक है, ये चीज़ है। बस ये फर्क बच्चा फिगर आउट नहीं कर पाता है। तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल रीड करना चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर आपको पॉलिटी का ठीक ठाक समझ डेवलप हो गया आप पढ़िए, हिस्ट्री का समझ डेवलप हो गया आप पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल रखिए, प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ठीक है। आई कम टू वैष्णवी, देन आई कम टू सेवी। यस वैष्णवी। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग वैष्णवी जी, बताइए। सर ये पूछना था, जो एंशिएंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न, उसमें जो नेम्स दिए गए हैं ना, वो
बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। मैं देखती हूँ कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती कि यही है आंसर या नहीं, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं मॉडर्न पढ़ के मतलब फिर से एंसेंट में जाती हूँ, तो एंसेंट में याद ही नहीं आता कि ये था, कि हाँ इसने ये वो जो भी नाम है वो बिल्कुल याद नहीं रहता है। अच्छा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो वो और प्रॉब्लम है, वो भी मैं भूल जाती हूँ। वैष्णवी, आप लोग के साथ मेरा एक सेशन शायद होगा ऐसे भी आपके बैच के साथ। ये बताइए कि रिकॉर्डिंग्स हेल्पफुल हैं आपको, समझ में आ रही थी चीज़ें? जी, जी, बहुत सर, बहुत। आपने जो-जो बात बोली है वो तो एकदम ही मतलब माइंड में सेट है। जो आपने मतलब करा है ये लूसेंट में, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, वो नहीं हो ठीक पा है, रहा है ठीक बस। है। मतलब याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी ठीक आ है रही है। बाकी आपने जो बोला है वो तो सब याद रह रहा है। ठीक है वैष्णवी, देखो वैष्णवी क्या है ना यार, लूसेंट लूसेंट ऐसी बुक है ना, किसी टॉपिक को रट्टा मारने के लिए 5 से 7 बार पढ़ना पड़ता है, 1 2 बार नहीं। और जब पहली बार पढ़ोगी ना तो नहीं याद होता आसानी से, सिंपल सी बात है ये। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि तुम सोचो कि हम एक दिन पहले पढ़ेंगे और हमको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार जब पढ़ोगी तब याद होता है क्या? वो सारे पेजेस पहली बार पलट रही हो, उन टॉपिक्स को पहली बार देख रही हो, उन चीज़ों को पहली बार रीड कर रही हो, तो दिक्कत होता है याद होने में, जो कि बहुत नेचुरल सा नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। ठीक है वैष्णवी, तो जब तक उन चीज़ों को, अब आपके पास समय है कम, तो आपके पास एक ही उपाय है कि भैया जो मैं 3 दिन तक लगातार, मान लो 2 2 घंटे पढ़ी हिस्ट्री, मान लो 3 दिन तक लगातार मैंने 2 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, मैं उसके बाद क्या करूँगी, चौथे दिन पिछले आप 3 पढ़ा हुआ मैं वापस से रिवाइज करूँगी, जस्ट टू चेक कि कितना मेरे को भूल गया है, क्योंकि भूलेगा तो है ही। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक बार में पढ़ के कर पा रही होती तो वो बच्चा कहां जाएगा जो 5 बार पढ़ा हुआ है उस चीज को। तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम उसको 3 से 4 दिन पढ़ो, पढ़ने के बाद 5वें दिन बैठ के केवल रिवाइज करो जितना पढ़ा था। द 5th डे शुड बी डेडिकेटेड टू रिविजन ओनली एंड ओनली। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो कल पहले आप रिवाइज करेंगे Yes, sir. आधा घंटा, फिर आप आगे शुरू करेंगे, आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि तुम सोचो कि लास्ट मोमेंट में चीज़ें हम अचानक से कर लेंगे, नहीं। Yes, sir. ये चैलेंज तो आता ही है वैष्णवी। ठीक है, और देखिए मैंने आप लोगों के बैच में पास में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कोई बच्चा बैच 1 में मेरे साथ फुल लेंथ में बैच में पढ़ रहा होता है तो वो उन बातों को अक्टूबर नवंबर में सुन रहा होता है। ठीक है, कोई बच्चा बाद में आ रहा होता तो बस यही फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, मैं बस आपको इतना सजेस्ट करूंगा, आप ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये ऑप्ट करिए कि अगर आज आपने कोई टॉपिक 3 घंटे पढ़ा है तो कल केवल 30 मिनट ही सही रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, हर दिन टॉपिक शुरू करने से पहले 30 मिनट रिवाइज कर लीजिए, Okay, sir. उतना भी पर्याप्त होगा। और ये मत सोचो कि एकदम क्रैम करके एकदम लाइन बाय लाइन रटी जाना, ऐसा नहीं होगा। पढ़ लो, ऑप्शन देख के भी तुम फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है, लास्ट मोमेंट के टिप्स लास्ट मोमेंट जैसे ही होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिखेगा तो फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है, हाँ हाँ, यस, कोई एनीवन एल्स एनी डाउट? ठीक है, जिनको भी कोई डाउट और क्वेरी है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड कल शाम को 4 PM पर अगेन CUQP05 जो भी B.Ed लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, वापस से हम इन्हीं बातों पर कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वापस से इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई ये बातें उनके लिए भी लागू होती है। हाँ, बस साथ में लैंग्वेज में चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, वहाँ अलग अलग मैटर होते हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट वगैरह में आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, टेलीग्राम मिल जाएगा, टीचर एडुकेशन रिसोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी श्योरली गूगल के प्ले स्टोर में जाके डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड CUQP04 वाला कंटेंट आप ले सकते हैं। उसमें मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपने में डलवा दे रहा हूँ, इट इज़ टोटली वर्थ इट। अच्छा रहेगा आपका एक्सपीरियंस अगर आप क्लासेस वगैरह को पूरा देखते हो, ठीक ठाक तरीके से समझने की कोशिश करते हो। बाकी श्योरली परचेज करने से पहले चीज़ ध्यान दीजिए कि जब अगर आप कोई भी कंटेंट ऐप में परचेज करते हो तो उसको आप ऐप में ही ऑफलाइन मोड में देख सकते हो, उसको ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करके प्रिंट करा लोगे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि ऐप में डेली बाइट्स की कोई भी क्लासेस ना तो डेली बाइट्स के ऐप पर होती है ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर होती है। हमेशा क्लासेस के लिए आपको व्हाट्सएप हैंडलर को ही कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारी क्लासेस बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे ये सेशन हो रहा है, जैसे आप यहाँ डायरेक्ट बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं हम लोग आपस में एक दूसरे से, सेम वे में क्लासेस भी होती हैं।
So that will be all. Thank you all of you. All the very best.